करेगा। हमने सीखा है कि प्लस माइनस आपके डायरेक्शंस होते हैं, तो मैंने ये वाली डायरेक्शन प्लस ले ली, ये वाली डायरेक्शन माइनस ले ली। एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इधर है, अब प्लस यू है, आपकी अभी वेलोसिटी प्लस यू है, बट फोर्स आप पे पीछे लग रहा है, ठीक है। तो आप डी एक्सीलरेट करते हुए आगे बढ़ोगे, एक टाइम आएगा जब आप रुक जाओगे और फिर आप टर्न अराउंड करोगे, नहीं भी करो, मान लो ऑब्जेक्ट है और इधर एक्सीलरेट करना स्टार्ट कर दोगे, इट मींस कि आप ये वाला रास्ता फॉलो करोगे। तो आपको यहां पर रियल लाइफ के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिल रही है। तो अब यहीं से आप समझ जाओ कि हमें इसको स्टडी करने की क्या जरूरत है। ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज जो फ्यूचर में आप लोग देखने वाले हो, जिन्हें देख के लगता होगा कि यार मैथमेटिशियन ने क्या ही अलग लेवल का काम कर दिया है, बट वो काम आप आज की मौजूदा परिस्थिति में कर सकते हो अगर आप फॉर्मूले याद ना करके ऑब्जर्वेशन की राह को चुनते हो तो। क्योंकि अब हम इंजीनियरिंग कर रहे होंगे, ये परिस्थितियां आ रही होंगी, ठीक है, रियल लाइफ में, और हमारी तो फॉर्मूले से पढ़ने की आदत है। ये ऑब्जर्वेशन क्यों करनी है? आप अपने दिल पे हाथ रख के बताना, कोई भी चीज आपके सिलेबस से बाहर थी? नहीं थी। हमने ऑब्जर्व करने की आदत नहीं डाली है, इसलिए वो टाइम हम ढूंढ नहीं पाए, और फिर इन दी एंड हम इस फॉर्मूले को याद करेंगे, ठीक है। फिर हम कहेंगे बहुत बड़ा फॉर्मूला है, ठीक है, साइंस बीटेक बहुत टफ है, और जब इस फॉर्मूले को याद करेंगे। हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को फिनिश करने के बाद अब हम बड़े ही इंटरेस्टिंग से चैप्टर थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब ये चैप्टर इंटरेस्टिंग क्यों है? जनरली हम लोग देखो इसकी शुरुआत ऐसे करते हैं कि अगर इस टाइप की इक्वेशन आपको नजर आ रही है तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, और इक्वल टू जीरो पुट करने पर एक्स की जो वैल्यू आती है उनको हम रूट्स कहते हैं। बट यहां पर इस चीज का ना रियल लाइफ के साथ बहुत ज्यादा कनेक्शन है। पहले हम उस चीज को समझेंगे कि हमें इसको पढ़ना क्यों चाहिए, देन इसके रूट्स को ऑब्जर्व करेंगे, देन उसके ग्राफ को ऑब्जर्व करेंगे जो कि हम ऑलरेडी फंक्शन वाले चैप्टर में कर चुके हैं, देन कॉमन रूट्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब देखो यहां पर ना हमें एक बात को, जो कि मैं काफी बार बोल भी चुका हूं और इस लेक्चर में भी स्टार्टिंग में बोलूंगा, और वो बात यह है कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ नेचर। हम किसी भी चीज को अगर स्टडी कर रहे हैं तो वहां पर ऑब्जर्वेशन का नजरिया हमें रखना पड़ेगा, ताकि हमारी सोचने की क्षमता में वृद्धि आए, वो बढ़े, और हम नेचर से कम्युनिकेट करने लायक बने। नेचर में हर चीज है, हर चीज नेचर के अंदर छुपी हुई है, हमें सिर्फ नेचर से बात करना आना चाहिए, और जब हम बात करेंगे तभी हम चीजों को डिस्कवर कर पाएंगे, और उन डिस्कवर की गई चीजों से जब हम कोई चीज क्रिएट करेंगे तो वो इनोवेशन कहलाएगी, और उस प्रोसेस को ही हम लोग इंजीनियरिंग कहते हैं, और उसी से ह्यूमैनिटी ट्रांसफॉर्म हो पाती है। अगर इसके बजाय हम लोग सिर्फ फॉर्मूला याद करना स्टार्ट कर दें, ट्रिक्स याद करना स्टार्ट कर दें कि इसके क्वेश्चन को करने के लिए ऐसा करोगे तो आपका कम टाइम में देखो फटाक से आंसर आ जाएगा, तो वो हमारे लिए एक राइट वे ऑफ एजुकेशन नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि इन दी एंड हम लोगों का सपना ह्यूमैनिटी को 4 कदम आगे ले जाना है। हम लोगों को यहां पर चीजों को याद करके सिर्फ मार्क्स लाकर हम कभी भी कामयाब इंसान नहीं बन पाएंगे। तो कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने के लिए हमें इस बात को ध्यान रखना होगा हमेशा कि मैथमेटिक्स को आपको लैंग्वेज ऑफ नेचर की तरह ही कंसीडर करना है, और नेचर में ऑब्जर्व करके ही आप मैथमेटिक्स को सीख पाओगे। तो थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग इसका पहला पार्ट Y2 स्टडी की शुरुआत करते हैं फिजिक्स के साथ। अब देखो, नेचर से बात करने की भाषा मैथमेटिक्स है। अब जब हमने नेचर को नंबर्स के साथ एसोसिएट किया और उस नंबर के फ्लो को जब ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, तो हमें पता चला हम लोगों ने मैथमेटिकल ज्ञान हासिल किया, जो कि था सेट्स का, यूनियन का, इंटरसेक्शन का। और उसके ज्ञान को जब हम और फर्दर ऑब्जर्व करते रहे तो हमें मिला दो चीजों में या दो से ज्यादा चीजों के बीच में आपस में कनेक्शन, जिसको हम लोगों ने रिलेशन बोला, और स्पेशल रिलेशन को हम लोगों ने फंक्शन कहा। यानी कि फ्लो ऑफ नंबर्स को ऑब्जर्व करके नेचर में कोई भी चीज कैसे हो रही है उन चीजों को हम स्टडी कर पाए, और वहां से हमें पता चला फंक्शन, जिसमें किन वैल्यूज पर, किन नंबर्स पे ये जो चीज वर्क कर रही है, वो किन नंबर्स के दायरे में रहकर वर्क कर रही है, वो बने हमारे डोमेन। और उन नंबर्स के दायरे में रहकर वो एज अ आउटपुट किस दायरे में दे रही है, वो बना हमारे लिए रेंज। तो इसी तरह जो भी चीज हमने पढ़ी है वो नेचर के साथ कनेक्टेड है। सिमिलरली जब हम लोगों ने पोजीशंस को नंबर दिया, तो पोजीशन के चेंज को जब ऑब्जर्व किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम के चेंज के साथ, जब हमने इनके नंबर के फ्लो ऑफ चेंज को जब ऑब्जर्व किया दोनों को, तो हमें क्या मिला? स्पीड। और डायरेक्शन के साथ जोड़ा तो हमें मिला वेलोसिटी, और उसी से हम लोगों ने डिस्कवर किया था वेक्टर्स, जो कि हमने फिजिक्स में स्टडी किया है। अब वेलोसिटी के चेंज को जब हमने ऑब्जर्व किया तो हमें क्या मिला? तो हमें मिला यहां पर चेंज, मतलब वेलोसिटी के चेंज को टाइम के चेंज के फ्लो के साथ जब ऑब्जर्व किया तो हमें क्या डिस्कवर हुआ? एक्सीलरेशन। और यहां पर उन्हीं तीन चीजों को हम लोग फिजिक्स में स्टडी करते हैं, और हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कवर किया था कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए, जो कि आपके पास था v = u + at एंड s = ut + ½ at², और तीसरा था आपके पास v² = u² + 2as, जो कि इन दोनों को यूज करके हमने डिस्कवर किया था। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को देखें तो आप यहां पर क्या नोटिस कर पा रहे हो? अब
मैथमेटिक्स का ज्ञान लेना स्टार्ट करते हैं इसके जरिए। ये आपके पास अगर आप वेव वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी है वो तो टाइम के साथ वेरी कर रही है, ठीक है, तो ये वेरिएबल है। इनिशियल वेलोसिटी आपके लिए कांस्टेंट होगी पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर। एक्सीलरेशन, अब भाई यहां पर ये क्लियरली मेंशन्ड है कि ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन में वर्क करता है, जो कि हमने फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो अगर आप इसको देखो, v को y से रिप्रेजेंट करो, u को कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करो, एक्सीलरेशन को आप एक m से डिनोट कर दो, जो कि आप स्ट्रेट लाइन में समझोगे, m को हम स्लोप बोलते हैं, और t को x के साथ रिलेट कर दो, तो ये मिलता है आपको रियल लाइफ में नेचर के अंदर एक लीनियर इक्वेशन। अब हम सोचते हैं यहां पर, अब यहां से एक पॉइंट आता है कि हम पहले लीनियर पढ़ना चाहिए हमें, हम डायरेक्टली क्वाड्रेटिक पे क्यों जा रहे हैं? तो लीनियर के लिए आपके पास एक स्पेसिफिक चैप्टर है जो कि आपका स्ट्रेट लाइन, तो वहां पर हम लीनियर को प्रॉपर्ली स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अब अगली इक्वेशन को अगर आप देखोगे तो यहां पे आपका पोजीशन वेरी करेगा टाइम के साथ, ठीक है। तो पोजीशन को मैं y से रिप्रेजेंट करता हूं, u आपके लिए कांस्टेंट है, ठीक है, तो c t प्लस a भी कांस्टेंट है आपके लिए, a अपॉन 2 कांस्टेंट है, तो यहां पे m लिख देता हूं, m t स्क्वायर। और अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो आपको यहां पे नजर आएगा एक क्वाड्रेटिक रिलेशन। अब क्वाड्रेटिक, अब मैंने चैप्टर की शुरुआत करी बट पहले ही मैंने क्वाड्रेटिक डिफाइन कर दिया, क्यों? क्योंकि हम लोग डायरेक्टली क्वाड्रेटिक से 11 शुरू नहीं कर रहे हैं, हमने रिलेशन फंक्शन पढ़ा है, वहां पर क्वाड्रेटिक वर्ड किस चीज को दिया जाता है, जब डिग्री को समझ रहे थे तो हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है जो कि इस फॉर्मेट में आपको मिलेगी, तो इसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको यहां पर रियल लाइफ के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिल रही है। तो अब यहीं से आप समझ जाओ कि हमें इसको स्टडी करने की क्या जरूरत है, और इसके जरिए हम बहुत बड़े बड़ी चीजों को कर सकते हैं। ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज जो फ्यूचर में आप लोग देखने वाले हो, जिन्हें देख के लगता होगा कि यार मैथमेटिशियन ने क्या ही अलग लेवल का काम कर दिया है, बट वो काम आप आज की मौजूदा परिस्थिति में कर सकते हो अगर आप फॉर्मूले याद ना करके ऑब्जर्वेशन की राह को चुनते हो तो। क्योंकि ऑब्जर्वेशन की राह आपको सोचना सिखाती है, एंड एजुकेशन इज नॉट लर्निंग ऑफ फैक्ट्स, इट इज द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। तो हमें सोचना सीखना ही सीखना है और कुछ नहीं, क्योंकि जब प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम के पास का सॉल्यूशन हमारे पास उस वक्त नहीं होता है, क्योंकि सॉल्यूशन होगा तो हम उसको प्रॉब्लम नहीं मानेंगे। तो लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आएंगी तो उसका सॉल्यूशन वही ढूंढ पाएगा जो सोचना जानता है, वो नहीं जो डिपेंडेंट रहे लोगों पर कि कोई इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दे। आगे वही बढ़ता है जो सॉल्यूशंस को सोच सकता है। अब देखो, अब हम यहां पर, क्योंकि मैथमेटिक्स आपकी लैंग्वेज ऑफ नेचर है, तो हमें यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी दिखती है ये पता है। इस चीज को हम रियल लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, हमने क्या क्या सीखा है वो यहां पे मैटर करेगा। हमने सीखा है कि प्लस माइनस आपके डायरेक्शंस होते हैं, तो मैंने ये वाली डायरेक्शन प्लस ले ली, ये वाली डायरेक्शन माइनस ले ली। अब ये आप हो जो इधर खड़े हो, ठीक है। लेट्स से कि आप इनिशियल वेलोसिटी u पकड़ते हो और उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेट करते हो, उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेट करते हो, और अब मैं आपकी पोजीशन बताना चाहता हूं, ठीक है। पोजीशन जो कि आएगा आपके पास ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ठीक है। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखो, यहां पर सिर्फ इतने में ही मत रुक जाओ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम ऑब्जर्वर हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, आपकी वेलोसिटी जो है प्लस यू है, इनिशियल एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, आप हमेशा आगे जाते जाओगे, ठीक है। रियलिटी को ऑब्जर्व करो, तो इसका मतलब यह है कि आप किसी भी पोजीशन पर, अगर मैं यहां एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना देता हूं, तो किसी भी पोजीशन पर आप एक टाइम पर एक ही बार आओगे, किसी भी पोजीशन पर ऐसा नहीं होगा कि आप 2 टाइम पर आओ, ठीक है। कभी भी 2 टाइम पर आओ। जैसे कि मैं एग्जांपल कह लूं कि अगर आप आगे जाके पीछे आए, तो आगे जाते वक्त आप एक t1 टाइम पर यहां आए और पीछे आते वक्त t2 टाइम पर आप यहां आए, यानी कि 2 टाइम पर सेम पोजीशन आई। लेकिन इस सिनेरियो के अंदर आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा एक पोजीशन पर एक ही टाइम, यानी एक टाइम पर आप सिर्फ एक पोजीशन पर ही जाओगे, मतलब उस पोजीशन पर दोबारा किसी वक्त नहीं आओगे इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर। बट हम तो रट लेते हैं, हमारा सराउंडिंग ही ऐसा बन गया है कि क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट्स होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसके सिर्फ और सिर्फ रूट्स क्या हैं कि अब अगर मैं कह दूं कि मान लो ये 7 मीटर है, मैं s की वैल्यू डिफाइन कर देता हूं 7 मीटर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ठीक है। और u की वैल्यू मैं 1 ले लेता हूं, ठीक है, a की वैल्यू मैं 2 ले लेता हूं। तो बताओ किस टाइम पर 2 डिवाइड बाई 2 आपका 1 बन जाएगा, यानी कि t स्क्वायर प्लस t इज इक्वल टू 7। किस टाइम पर आप 7 मीटर पर होगे, यही आपका रूट होगा। और इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखूं तो ये बन जाएगा -7 इक्वल टू 0। और यहां पर टाइम की सिर्फ एक वैल्यू आएगी, यानी इस इक्वेशन का सिर्फ एक रियल रूट होगा। दूसरा रूट आपका कहां चला जाएगा? इमेजिनरी दुनिया में, क्योंकि रियलिटी में वो एग्जिस्ट नहीं करता है। अब सेम सिनेरियो लेते हैं, बट इस बार आपका एक्सीलरेशन जो है वो नेगेटिव कर देते हैं, यानी कि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इधर है। अब प्लस यू है, आपकी अभी वेलोसिटी प्लस यू है, बट फोर्स आप पे पीछे लग रहा है, ठीक है। तो आप डी एक्सीलरेट करते हुए आगे बढ़ोगे और एक टाइम आएगा जब आप रुक जाओगे और फिर आप टर्न अराउंड करोगे, नहीं भी करो, मान लो ऑब्जेक्ट है, और इधर एक्सीलरेट करना स्टार्ट कर दोगे। इट मींस कि आप ये वाला रास्ता फॉलो करोगे।
ठीक है। और इसमें भी ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्वेशन से ही थिंकिंग स्किल्स बढ़ेंगी। तो आप एक पोजीशन पर 2 बार आओगे, प्लस जहां पर आप रुकोगे उसके आगे वाली पोजीशन उस इक्वेशन के अंदर आएंगी ही नहीं। इक्वेशन लिख लेते हैं, एस विल बी इक्वल टू, यू आपका पॉजिटिव है बट एक्सीलरेशन आपका नेगेटिव है, a बाई 2 टी स्क्वायर। इस इक्वेशन के अंदर, अगर इस सिचुएशन के अंदर सॉरी, अगर आप देखो तो मान लो वो 7 मीटर ही वो पॉइंट है जिसपे आप रुके और वापस मुड़ के आना स्टार्ट कर गए, तो इसके आगे की डिस्प्लेसमेंट आप इसके अंदर डाल ही नहीं सकते। इस इक्वेशन के अंदर अगर डाल दिया तो आपके रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी। भाई रियलिटी में तो आ ही नहीं रहे, इमेजिनेशन में ही जा सकते हो आगे, रियलिटी में नहीं जा सकते हो। अब आती है अगली बात कि आप इस पोजीशन पर, मान लो ये 5 मीटर्स है, इस पोजीशन पर जब आप पहले जा रहे हो तो एक t1 टाइम और जब वापस आ रहे हो t2 टाइम, यानी कि अब इस इक्वेशन की आपको कितने रूट्स मिलेंगे, अगर s की वैल्यू में 5 रख दो तो t की आपको 2 वैल्यूज मिलेंगी। और आप वैल्यू इक्वेशन बना के देख सकते हो, u की वैल्यू 1 ले लो, a की वैल्यू 2 ले लो, ऐसे करके आप इक्वेशन बनाओ और यकीन मानो। और लेकिन हाँ, पहले अपर लिमिट देखना पड़ेगा, उसके अंदर की जो वैल्यूज होंगी वहां पर आपको t की 2 वैल्यू मिलेंगी। उसके आगे वाली पार्ट में t की एक भी वैल्यू नहीं मिलेगी, वो सारी इमेजिनरी मिलेंगी। और फिर जब आप इस ओरिजिन पॉइंट को क्रॉस करके पीछे जाना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि एक्सीलरेशन तो इस डायरेक्शन में है, इसके बाद आपको यहां पे जो भी आप पोजीशन रखोगे, जैसे -1, -2, -3, -4, टी की आपको हमेशा एक वैल्यू मिलेगी। ठीक है। अब इससे ये हमारा पर्पस तो क्लियर हो जाता है कि ये जो सारी चीजें हैं जो हम पढ़ने वाले, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉमन रूट, ग्राफ, ये सारी चीजें, ये हमें क्यों पढ़नी है, क्योंकि इनका वास्तविकता के साथ एक कनेक्शन है। अब हम रियल लाइफ में बात करें तो रियल लाइफ में यार एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर स्पेस मोशन की बात करें तो, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से बात करें तो वहां पे तो एयर ड्रैग नहीं होता है और वहां पर यही इक्वेशंस काम आती हैं, ठीक है। लॉजिकली सोचा जाए तो हाँ, वहां पर भी अदर फैक्टर्स होते हैं, बट कई बार सिचुएशन नेग्लिजिबल वाले केस में आ जाती है, तो उस केस में आप इन इक्वेशंस के जरिए काम कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा बहुत जो एरर होगा वो तो हम अपने थ्रस्टर्स की मदद से रॉकेट को उसको मैनेज करवा देंगे, ठीक है। सो यहां पर आपने जो ऑब्जर्व किया वो ये ऑब्जर्व किया कि जो ये रूट्स का खेल है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन इक्वल टू 0 लिखकर x की वैल्यू निकालने के लिए नहीं है, ये रियलिटी को ऑब्जर्व करने के लिए है। हम ये रियलिटी को ऑब्जर्व इसलिए करते हैं क्योंकि नेचर से जब हम बात करते हैं तो नेचर हमको और ज्यादा ज्ञान परोसती है, हमको सिर्फ उससे बात करना आना चाहिए। हमें अगर नेचर से डिस्कवरीज करनी है तो हमें नेचर से बात करनी पड़ेगी, और उन्हीं डिस्कवरीज के चलते ही तो ये दुनिया इवॉल्व हुई है। पढ़ लिख कर अगर मैं सिर्फ एक काम करता हूं और अपनी जिंदगी काट देता हूं, ये दुनिया इवॉल्व नहीं करेगी। ये वही कुछ लोगों की देन है जिन्होंने नेचर से बात करी, अपनी लाइफ तो उन्होंने एक रॉयल लाइफ जी है, एक एडवेंचरस लाइफ जी है, एडवेंचर को ही मैं रॉयल लाइफ कहता हूं, लेकिन उन्होंने नेचर से बात करके इस ह्यूमैनिटी को इवॉल्व किया है। गैलीलियो अगर टेलीस्कोप ना बनाते, कांच तो हर कोई देखता था, लेकिन उस कांच को एक शेप देकर दूर की चीजें पास लाने वाले गैलीलियो थे, इन्वेंटर ऑफ द टेलीस्कोप। अगर वो सोचते नहीं, अगर वो उस कांच से बात ना करते, उस लाइट की बेंडिंग को ऑब्जर्व ना करते, तो क्या आज हम स्पेसिस को ऑब्जर्व कर पाते? क्या आज हमारे पास बचपन में वो फैंटेसीज होती कि हम भी स्पेस में जाना चाहेंगे बड़े होकर? नहीं होती। एक एप्पल को गिरता देख तो सबने देखा है, लेकिन न्यूटन ने नेचर को ऑब्जर्व करके ग्रेविटेशन को ढूंढा कि एप्पल अगर गिर रहा है तो चांद क्यों नहीं गिर रहा है। उनके इस सही सवाल ने नेचर से बात करने पर मजबूर किया, एंड न्यूटन ने तो कितनी बड़ी बड़ी चीजें खोज डाली। लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, आपके इक्वेशन ऑफ मोशन हो गए, आपका प्लैनेटरी मोशन उन्होंने खोज दिया, और पूरी की पूरी कैलकुलस उन्होंने डेवलप कर रखी है। उनके कामों की लिस्ट बहुत बड़ी है। आइंस्टाइन ने सोचा कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आई कि लाइट की स्पीड हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कांस्टेंट है, उन्होंने नेचर से सिर्फ सवाल पूछा, आंखें बंद करी और थॉट एक्सपेरिमेंट के जरिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ले आए। क्या यह मुश्किल है? नहीं है। आंख बंद करके सोच के, यहां पे मैंने वर्ड यूज किया थॉट एक्सपेरिमेंट, सिर्फ अपने सोच के जरिए अगर कोई पर्सन इतने बड़े बड़े काम कर सकता है तो इट मींस हमको वही चीज तो सीखनी है, थिंकिंग पावर। अगर हम नेचर को ऑब्जर्व ही नहीं करेंगे कोई भी चैप्टर आएगा, फॉर्मूला याद करके आगे बढ़ जाएंगे, तो हमारी लाइफ में हम सिर्फ एक काम कर रहे हैं, टाइम वेस्ट। एंड द टाइम बिटवीन टू टाइम्स इज कॉल्ड टाइम। दो समय के बीच के समय को ही समय कहते हैं। और ये जो 2 पॉइंट हैं, ये 2 पॉइंट ऑफ टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बीच में जो गुजर गया वो वक्त है, और अभी आप गुजर रहे वक्त में, क्योंकि अभी आप अपने आप को सिखा रहे हो। तो जब ये वक्त, ये बी पॉइंट आने से पहले अगर हम अपने आप को सही डायरेक्शन में नहीं लेकर आएंगे तो फिर हम एक सोसाइटियल ट्रैप में फंस जाएंगे, और उसके बाद फिर हम अपने आप को इवॉल्व चाह के भी नहीं कर पाएंगे। ये एक परम सत्य है। इसलिए ऑब्जर्वेशन के जरिए ही चीजों को स्टडी करना, ठीक है। तो हमने रियल लाइफ में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां पर, ठीक है, इसके रूट्स के बारे में। तो बेसिकली रूट्स क्या हैं? तो देखो यार, मेरे पास है, मान लो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेट से मैं s की वैल्यू रखता हूं 1, u की वैल्यू रखता हूं 1,
टी प्लस ए की वैल्यू 2 रख देता हूं टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर अभी ये इक्वेशन एक पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए है जब s की वैल्यू 1 होगी। जैसे ही s की वैल्यू चेंज होगी ये इक्वेशन आपकी बदल जाएगी। तो भाई यहां पर अब आपको t की वो वैल्यू बतानी है जब s की वैल्यू 1 है, तो वो वैल्यू क्या आएगी जब हम इसको t की ऐसी वैल्यू ढूंढ लेंगे, ऐसी वैल्यू ढूंढ लेंगे जहां पर इसकी वैल्यू क्या हो जाए, मतलब टी की वो वैल्यू रखने पर ये 0 हो जाए, तो ये क्या बन जाएगा, उसका रूट बन जाएगा। तो खैर अभी हमने रूट्स निकालना सीखा नहीं है, तो अभी मैं रूट्स नहीं निकालता हूं। ठीक है, तो यहां पर रूट का मतलब समझ आ गया मुझे। ठीक है, कि रूट्स बेसिकली है क्या। तो भाई यहां पर एस की वैल्यू आप कुछ और भी रख के देख लो। लेट से एस की वैल्यू मैं रख देता हूं -3, यानी कि वो पीछे चला गया है। u की वैल्यू रख देता हूं आपका -2t प्लस एक्सीलरेशन की वैल्यू रखता हूं मैं, ठीक है, एक्सीलरेशन की वैल्यू रखता हूं 1/2, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, टी स्क्वायर बाई 4, तो ये बन गया टी स्क्वायर -8t माइनस, ये इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +12 इक्वल टू 0। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा 6 2 12, तो ये तो हम इसलिए सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि ये वाला हमें सॉल्व करना आता है। टी स्क्वायर -2t -6t प्लस यहां पर 12, क्योंकि 6 2 12 होता है इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा t -2 और एक बन जाएगा t -6 इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 2 and 6, यानी कि जब टाइम होगा 2 सेकंड और टाइम होगा 6 सेकंड, आपकी पोजीशन होगी -3 सेकंड। ठीक है, तो ये क्या बन गए, आपके रूट्स बन गए। अब यहां पर ऑब्वियसली हमें रूट्स इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, रियलिटी में हमें रूट्स की नीड पड़ रही है, तो हम रूट्स कैसे निकालें ये चीज देखते हैं। तो ये वाला जो हमने मेथड किया अभी, ये हम ऑलरेडी 10th में सीख चुके हैं। इसको बोलते हैं ये वाला फैक्टराइजेशन मेथड कह लो, कि भाई कौन सा ऐसा नंबर है जिसके मल्टीप्लाई करने पे, नाम याद नहीं आ रहा मुझे इसका, ठीक है, कि ऐड करने पर 8 आए, मल्टीप्लाई करने पे 12 आए, इस वाले मेथड से हमने इसको ढूंढा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि यार हर बार तो हमें इस तरह से नहीं मिलेगी सिचुएशन, जैसे इससे पहले वाला था टी स्क्वायर प्लस टी -1, तो रूट्स निकालते हैं। रूट्स का मीनिंग क्लियर है। ठीक है, तो अब हम कहते हैं कि यार जनरल इक्वेशन किस फॉर्म में आएगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अब रूट्स निकालने से पहले, ठीक है, रूट्स निकालने से पहले हमें यहां पर एक चीज और ऑब्जर्व कर लेनी चाहिए कि यार रूट्स का मतलब क्या है। रूट्स का मतलब ये है कि लेट से इसके रूट है अल्फा एंड इसके रूट है बीटा, यानी कि x इज इक्वल टू अल्फा एंड x इज इक्वल टू बीटा। इट मींस x माइनस अल्फा आपका 0 होगा एंड x माइनस बीटा आपका 0 होगा, और इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो वो किसके बराबर आएगा, आपके 0 के, क्योंकि दोनों इक्वल टू 0 हैं, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो बनाएंगे ये इक्वेशन। ठीक है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो वो यही इक्वेशन बनेगा, क्योंकि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। ठीक है, अब देखो, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अल्फा बीटा को डिस्कवर करना। ठीक है, चलो इसको डिस्कवर करते हैं। तो कैसे किया जाए। अब भाई यहां पर है पावर 2, पावर 2 की कौन सा ज्ञान हमारे पास अवेलेबल है, पावर 2 का कौन सा ज्ञान मेरे पास अवेलेबल है। तो अगर मैं देखूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही ज्ञान मेरे पास है और कोई ज्ञान नहीं है पावर 2 में मैं बात करूं तो, जो अभी तक मैंने 10th ग्रेड तक सीखा है, क्योंकि ये तो मेरे 11th ग्रेड का चैप्टर है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं कि यार यहां पर ax स्क्वायर है प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, ठीक है, 0 है, तो मैं क्या करता हूं कि यार अगर मैं इसको देखूं तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहां पर x स्क्वायर है बट a स्क्वायर नहीं है, ए स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि चलो थोड़ा ह्यूमन इंटेलिजेंस का यूज करते हैं, पूरे पार्ट को a से डिवाइड कर देते, तो a अपॉन a आपका 1 बन गया। अब ये तो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, प्लस बी अपॉन में ए एक्स है, ठीक है, और यहां थोड़ा दूर लिखता हूं सी अपॉन ए इक्वल टू 0। हमें तो रूट्स निकालने हैं। अब यहां पर देखूं एक्स स्क्वायर, लेट से इस वाले ए को मैं बोलता हूं एक्स स्क्वायर, प्लस यहां पर बी स्क्वायर अवेलेबल नहीं है क्योंकि यहां पे एक्स है, तो भाई यहां पर एक्स तो आ गया, उसके आगे है बी अपॉन ए, तो एक काम करो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, तो ये जो b अपॉन 2a आया मेरे पास, ठीक है, b अपॉन 2a, अगर मैं इसको यहां पे क्या करूं, प्लस कर दूं b स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर, अगर मैं ऐसा कर दूं तो उससे होगा क्या, ये तो 0 बन गया। और हम किस पार्ट का यूज कर रहे हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं, और यहां पे ठीक वही किया गया, b स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर। आप देखो मिला क्या हमें, ऐसा करने से मिला क्या, ऐसा करने से हुआ बेसिकली ये कि यार ये वाला पार्ट जो है, अगर मैं सिर्फ इतने पार्ट को देखूं, ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, और इधर अब कोई भी x वेरिएबल नहीं है, तो ये बन गया x माइनस सॉरी प्लस में आएगा b अपॉन में 2a का होल स्क्वायर, और जो ये इतना पार्ट है, एक काम करो इसको यहां ले जाओ, तो ये बन जाएगा b स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर माइनस c अपॉन में a। तो चलो सॉल्व कर देते हैं, 4a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, आ गया। अब यहां पर ये स्क्वायर है, ये आपका इक्वल टू दिस है, तो आप क्या करोगे, x प्लस बी अपॉन में 2a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई, इसका भी अंडर रूट होगा बट ये डायरेक्टली आ जाएगा आपके लिए 2a। अब जब आप अंडर रूट करोगे तो आपके पास दो वैल्यूज आएंगी, एक प्लस में एक माइनस में, और आपका काम लगभग पूरा हो चुका है। x इज इक्वल टू, इसको यहां लेके जाओ, माइनस बी अपॉन में 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। डिनोमिनेटर सेम है, देन x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। अब इस फॉर्मूले को हम याद करते आए हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये कुछ भी नहीं है। जो ज्ञान आपके पास है उसी ज्ञान के जरिए आपने इसको किया, और पता नहीं क्यों कुछ लोग इसको एक मेथड बोलते हैं एंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर को एक अलग मेथड बोलते हैं। बेसिकली ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ही तो है, इनको अलग अलग क्यों बोलना है कि ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपको डायरेक्ट रूट्स मिल जाएंगे। भाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ही आपने इसको डिस्कवर किया है। तो x का आपको देखो दो वैल्यूज मिल रही हैं, एक को आप मान लो अल्फा, जिसमें आप प्लस वाली वैल्यू ले लो माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और दूसरे को मान लो बीटा, जिसमें आप एक बार आपने प्लस वाला ले लिया, अब माइनस वाला ले लो, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, ये देखो आपका वर्क इज डन। ठीक है, आपका काम यहां पर हो गया। अब यहां पर आपने रूट्स को ढूंढना सीख लिया। ठीक है, अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर और ये मेथड दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे करना है वो भी हमें समझ आ गया, और इसको नाम अगेन याद नहीं आ रहा, श्रीधराचार्य कुछ फॉर्मूला करके लोग बोलते हैं। ठीक है, मेरे को नाम याद नहीं रहते, मुझे प्रोसेस याद रहता है, बिकॉज आई ऑलवेज फोकस ऑन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यहां पर हमें अल्फा बीटा मिल गया। अब देखो ऑब्जर्वेशन की ही तो देन है कि अगर मैं इन दोनों चीजों को ऑब्जर्व करूं, इन दोनों रूट्स को ऑब्जर्व करूं, तो यहां मुझे ये दोनों रूट्स एकदम सिमिलर लग रहे हैं। बस फर्क ये है कि यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है। एज अ मैथमेटिशियन एक बार सोच के देखो, आपके मन में क्लियरली आ रहा होगा कि इन दोनों को ऐड कर दिया जाए। ऐड करने से क्या होगा, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, डिनोमिनेटर सेम है, तो ये दोनों कट जाएंगे। और यहां पर मुझे एक और बड़ी मजेदार चीज डिस्कवर हो जाएगी, वो ये है कि अगर मैं अल्फा प्लस बीटा कर दूं तो वो देखो मेरे पास क्या आएगा, माइनस 2b अपॉन में 2a, यानी कि माइनस b अपॉन में a। एंड ये मेरी एक नई डिस्कवरी बन गई, बट लोगों ने इसको एक नया फॉर्मूला बना दिया। नहीं है ये फॉर्मूला, ये एक डिस्कवरी है जो आपको विजुअल ऑब्जर्वेशन से, विजुअली आपने जब उसको देखा तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई एक और रिलेशन डिस्कवर करने की। ठीक है, अब हमने यहां पर जब ये देखा कि अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है, तो अगली चीज क्या करनी चाहिए, चलो भाई प्लस तो कर दिया, माइनस करके कोई फायदा नहीं होगा। माइनस करके क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे और यहां पर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई a। ठीक है, माइनस करके भी आप एक रिजल्ट बना सकते हो। अब हम अगर इसको देखें तो अगर मैं इसको बोलता हूं कि लेट से ये कैपिटल A है, ये कैपिटल B है, तो यहां पर ये कैपिटल A है, ये कैपिटल B है, तो एक तरफ है A प्लस बी, एक तरफ है A माइनस बी। तो दिमाग में स्ट्राइक किया कि A प्लस बी मल्टीप्लाई A माइनस बी मुझे देता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने क्या किया, इस बार अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो मुझे क्या मिलेगा, माइनस बी का स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर न्यूमरेटर में क्या था, a प्लस बी a माइनस बी, तो न्यूमरेटर क्या बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि मैंने लिख दिया। डिनोमिनेटर 2a मल्टीप्लाई 2a दैट इज 4a स्क्वायर, और आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और सॉरी ये तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। ठीक है, माइनस इसका सिर्फ अंडर रूट हट जाएगा, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। ये कटा, 4 से 4 कटा, एक ए से के कटा, और यहां पर रिजल्ट आया c अपॉन a। और अब हमारे लिए एक और चीज डिस्कवर हो गई कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज c अपॉन a। और अब हम इससे कंपेयर करें तो यहां पर इसको जब मैंने इस फॉर्मेट में लिख लिया था, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला पार्ट है मेरे पास अल्फा प्लस बीटा, और ये वाला पार्ट है मेरे पास अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। इसको हम लोग दो फॉर्मूलाज की तरह याद करते हैं, जरूरत नहीं है। ऑब्जर्वर बनोगे तो नई नई चीजें देखने को मिलेंगी। और अभी यकीन मानो इस कॉमन रूट में मैं आपको एक बहुत बड़ी डिस्कवरी दिखाऊंगा, तो अपनी एनर्जी बचा के रखो, बहुत तगड़ी तगड़ी डिस्कवरीज हम लोग करेंगे यहाँ पर नेचर में, रियलिटी में हम उसको देखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर रूट्स को हमने स्टडी कर लिया, यही है रूट्स और कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो हमें इतना परेशान होना है। ठीक है, अब इन्हीं रूट्स के ऊपर फर्दर स्टडी करते हैं, जिसको दुनिया न्यूटन्स फार्मूला करके बोलती है, लेकिन हम शुरुआत करते हैं रिजल्ट के साथ। हमें शुरुआत करनी चाहिए ऑब्जर्वेशन के साथ। भाई उन्होंने ढूंढा कैसे, ठीक है, उन्होंने इस चीज को ढूंढा कैसे, तो पहले हम यहां पर इस चीज को देखते हैं। अच्छा, हमने ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा भी डिस्कवर किया है, एक्स माइनस अल्फा, ठीक है, मल्टीप्लाई एक्स माइनस बीटा, ठीक है, ये आपका इक्वल टू 0 है। ये अल्फा बीटा आपके रूट्स हैं, इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये किस फॉर्मेट में आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर ना लिख के मैं इसको उस फॉर्मेट में लिखता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0।
क्यों लिखा मैंने ऐसे, क्योंकि यहाँ पे x और x के कोफिशिएंट 1 है तो वो x स्क्वायर ही बनाएगा। ठीक है, चलो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। x स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा, और ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लूंगा, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, और इससे कंपेयर कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। एंड सी, आपको वो भी करने की जरूरत नहीं थी, आपने इसको डिस्कवर कर लिया क्योंकि ये क्या है, ये रूट्स हैं। ठीक है, और अब देखो बी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा आगे माइनस है, उस माइनस को यहां ले आओ, माइनस बी अपॉन ए के बराबर है सी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फा बीटा। लो भाई, डिस्कवर हो गया, सिंपल सी चीज है। अब हम फर्दर स्टडी करते हैं। ठीक है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स और इसमें क्या कहते हैं आपके रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स क्यों आते हैं। तो भाई हमने कॉम्प्लेक्स नंबर स्टडी किया है इमेजिनरी दुनिया को। ठीक है, व्हाट इफ मेरे पास है x प्लस आई, ठीक है, चलो पहले मैं सिंपली ऐसे लेता हूं, x प्लस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये देगा मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके दो रूट्स होंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस 2 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा प्लस सॉरी माइनस में 2 हो जाएगा, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और ये बन जाता है आपके लिए 1 माइनस 2 माइनस 1 होगा इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको क्या देगा, दो रियल रूट, क्योंकि हमने खुद ही इस इक्वेशन को बनाया है दो रियल रूट्स के साथ। व्हाट इफ मैं ऐसे लेता हूं x प्लस आई और x प्लस 1 लेता हूं। ठीक है, x प्लस 1 लेता हूं तो देखते हैं यहां कैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस आई एक्स प्लस आई इक्वल टू 0। अब आपने देखा एक नए टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें एक आपका रूट जो है वो माइनस आई है और एक रूट माइनस 1 है, और ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन हमें आते ही नहीं क्योंकि हमारे सिलेबस में है ही नहीं, हमें पढ़ाया ही नहीं जाता, तो इस चीज को हम देख ही नहीं पाते हैं। तो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप समझ ही गए, एक इमेजिनरी रूट एक रियल रूट। ठीक है, तो अब इस चीज को देखने के बाद माइंड में आता है क्या ऐसे भी इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट करते होंगे जिनमें कि उनको मल्टीप्लाई करने पर बेसिकली आपको क्या मिल जाए, आपको एक ऐसी इक्वेशन मिले जिसमें हर एक पार्ट आपको रियल जैसा दिखे, इमेजिनरी आयोटा उसमें नजर ना आए। तो ऐसी चीज अब हम डिस्कवर करेंगे, ना कि हम उसको देखेंगे कि हाँ भाई ये इक्वेशन में देखो इमेजिनरी आ गया। तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में देखा था कि अगर एक z है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया जाए तो मैग्नीट्यूड ऑफ z स्क्वायर के इक्वल रिजल्ट आता है, और मैग्नीट्यूड आपका एक रियल नंबर होता है। तो हमने क्या किया, x माइनस, ठीक है, आप एक नंबर लो यहां पर, लेट से 1 प्लस आई ले लेता हूं। ठीक है, यानी कि इसका रूट क्या है, x इज इक्वल टू 1 प्लस आई, और इसको मल्टीप्लाई करता हूं x माइनस, ठीक है, 1 माइनस आई के साथ। तो मैंने यहां पर ट्राई किया कि एक दूसरे के कंजुगेट आ जाए, और ये मोटिवेशन मुझे कहां से मिला, कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हमने एनालाइज किया था उससे। चलो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर, मुझे पता नहीं है कि अभी रिजल्ट आएगा, ये तो मैंने यहां से मोटिवेशन लेके ऐसा लिखा, तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो आएगा x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स, यहां पर आएगा 1 माइनस आई, और यहां पर आएगा माइनस एक्स 1 प्लस आई। ठीक है, और ये बन जाएगा आपके पास 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस आई मल्टीप्लाई 1 माइनस आई। ठीक है, अब देखो ये तो रियल बन जाएगा। ठीक है, देख के समझ आ रहा है z इंटू जेड कंजुगेट है। अब इसको देखते हैं, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स को मैं कॉमन ले लेता हूं, तो 1 माइनस आई माइनस प्लस 1 प्लस आई, यहां पे x पीछे लिख देता हूं, प्लस में ये बन जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर। ठीक है, और अब देखो माइनस आई प्लस आई कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, माइनस आई का स्क्वायर माइनस 1 होता है, और माइनस 1 ये माइनस माइनस प्लस 1 बन जाएगा, और यहां पर आ जाएगा 2 इक्वल टू 0। नाउ वी हैव डिस्कवर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका हर एक पार्ट रियल जैसा लग रहा है, बट इसके दोनों रूट्स आपके इमेजिनरी हैं। ठीक है, और ये उसी केस में हो पा रहा है जब आपके दोनों रूट्स क्या होंगे, ये होंगे एक दूसरे के कंजुगेट होंगे। और इन स्टेटमेंट्स को हम लोग याद करते हैं कि जब इमेजिनरी रूट्स आएगा तो वो हमेशा एक दूसरे के कंजुगेट होंगे, नहीं एक्चुअली में, मतलब यस वो होंगे कंजुगेट, बट एक्चुअली में इनकी डिस्कवरी की कैसे गई थी, जब आपने कंजुगेट रूट्स को लिया तो ही आप ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना पाए जो कि दिखने में प्योर रियल जैसे लग रहे हैं, बट उनके रूट्स आपके क्या हैं, एक दूसरे के कंजुगेट हैं। सॉरी, रूट्स क्या है उनके, इमेजिनरी हैं। ठीक है, लेकिन अगर रूट्स कंजुगेट नहीं है इमेजिनरी के, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको आयोटा देखने को मिलेगा, और वो चीज हम पढ़ते ही नहीं है। लेकिन एक बार देखने से हमारा कोई लॉस नहीं है, क्योंकि आज नहीं पढ़ रहे हैं, फ्यूचर में तो पढ़ेंगे, और जब फ्यूचर में पढ़ेंगे तो हम कहेंगे ये तो एक नई चीज आ गई। नई चीज नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बनाते कैसे हो, सिंपली x माइनस अल्फा या x प्लस अल्फा x माइनस बीटा को मल्टीप्लाई करके, दैट्स इट। तो वही काम किया,
दो बार रियल रूट्स लेके किए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया जिसके दो रियल रूट्स हैं। एक बार एक इमेजिनरी एक रियल लिया, उसमें आयोटा आ गया, ठीक है। दोनों इमेजिनरी लिए, उसमें भी आयोटा आया, बट दो इमेजिनरी कंजुगेट लिए तो आयोटा फ्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली जिसके दोनों रूट्स आपके रियल नहीं है। और रियल लाइफ में हमने जो शुरुआत में एग्जांपल लिया था जहां पर आप मोशन को ऑब्जर्व कर रहे थे, वहां पर भी जब आप यू शेप में मूव कर रहे थे तो इसके बाद इमेजिनरी रूट्स, इसके आगे एक रूट, ठीक है। यानी कि एक पोजीशन ऐसा है, अगर आप एस की वैल्यू उसके आगे रखते हो जहां से आपने टर्न लिया है, लेट से वो 7 मीटर था, आपने एस की वैल्यू अगर 9 मीटर रख दी, प्लस 9 मीटर रख दी, तो टी की दोनों वैल्यूज इमेजिनरी होंगी, ठीक है। क्योंकि रियल लाइफ में चीजें फ्लो ऑफ नंबर्स पे चलती हैं। आप कभी ऐसी इक्वेशन बना ही नहीं पाओगे जिसमें 7 के आगे, मान लो वो 7 पे ही टर्न लेता है, तो 7 के आगे कोई भी नंबर हो और आपको रियल आंसर मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। तो दुनिया नंबर्स के साथ कनेक्टेड है और इसी फ्लो को तो हमें स्टडी करना है और यही तो होगा द राइट वे ऑफ एजुकेशन, ठीक है। ये सिर्फ क्वेश्चंस की जर्नी हमें ज्ञान नहीं देती है, हमें इसको नेचर के साथ जोड़ना पड़ेगा, तभी हम आगे चल के वो काम कर पाएंगे जिसके लिए हमने साइंस ली है। हमने साइंस सिर्फ भेड़ चाल को फॉलो करने के लिए नहीं ली है, हमने साइंस ली है अपने बुद्धिमत्ता को और 10 कदम आगे ले जाने के लिए, नेचर के साथ और सटीक तरीके से जुड़ने के लिए हमने साइंस ली है, इनोवेशन करने के लिए हमने साइंस ली है, इंजीनियरिंग करने के लिए, डिग्री होल्डर बनने के लिए नहीं। और इंजीनियर वो नहीं होता है जो काम करता है, इंजीनियर वो होता है जो नेचर के लॉज को समझ के कुछ ऐसा क्रिएट करता है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमने साइंस ली है एक्चुअल इंजीनियर बनने के लिए, या फिर साइंस में डिस्कवरीज करने के लिए, नेचर को एक्सप्लोर करने के लिए, उन सपनों को जीने के लिए जो हमने बचपन में देखे थे, उन चीजों को करने के लिए नहीं जो कि पूरी दुनिया कर रही है, अपनी लाइफ को काट रही है। तो उस चीज को अगर जिंदा रखना है तो सही दिशा में पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो, तो भाई रूट्स को हमने यहां पर एक्सप्लोर किया। अब देखो रूट्स में हमने क्या क्या देखा यार, इतने सारे कंटेंट है, एक रिदम बनाना पड़ता है। हमने रूट्स कैसे आते हैं वो देख लिया, ठीक है। अब एक चीज मैं बताने जा रहा था, वही चीज दिमाग से स्किप हो रही है, मैं क्या बताने जा रहा था। तो रूट्स को हमने रिलेट करके देखा, ठीक है। फिर हमारी बारी आती है, एक सेकेंड, वो पॉइंट क्या था, मतलब सीक्वेंस में ही है वो पॉइंट, अचानक वैसे तो याद आ जाएगा अभी सीक्वेंस में आगे बढ़ूंगा तो। रूट्स, मैं आपको रूट्स बता रहा था, ठीक है। वो होता है ना कभी कभी कि आप पूरी कोशिश कर रहे हो उस चीज को याद करने की, बट वो याद नहीं आता है। एग्जैक्टली वही सिनेरियो हुआ है अभी मेरे साथ, ठीक है। तो मैं बताने जा रहा था रूट्स एक्स माइनस, सॉरी ये रूट वाला पार्ट हो गया। वो चीज़ क्या थी, अचानक से दिमाग में आई थी वो चीज़ और अब दिमाग से एकदम ही डिलीट हो गई, यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी से ही गुजर गया वो। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, याद आएगा तो मैं बताऊंगा जरूर उसे, ठीक है। तो देखो हमने रूट्स को देख लिया, ठीक है, कि रूट्स क्या होते हैं, रूट्स कैसे निकालते हैं, वो चीज हमने देख लिया। हाँ, न्यूटन्स फॉर्मूला, यस याद आ गया, ठीक है, न्यूटन्स फॉर्मूला। अब देखो, तो भाई यहां पर अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है, इसके रूट्स निकल कर आते हैं अल्फा एंड बीटा, इसके मतलब से कनेक्ट करते हैं, डायरेक्ट न्यूटन फॉर्मूला पे नहीं जाएंगे, ठीक है। ऐसे बोलते हैं ना जो हम लोग न्यूटन फॉर्मूला, तो हमें लगता है यार बहुत तगड़ी सी चीज होगी, नहीं, ठीक है। हम ऑब्जर्व करते हैं कि बेसिकली उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, हमें वो देखना चाहिए। अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा रूट्स है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू जब मैं अल्फा बीटा डालूंगा तो रिजल्ट 0 आना चाहिए। तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां पर है ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। न्यूटन सर ने किया क्या, इसको देखना स्टार्ट किया। ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स राइट एजुकेशन। नेचर में भी आपको ये चीज मिल चुकी है, अब आप इसको ऑब्जर्व करो। न्यूटन सर ने कहा कि यार यस दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो उन्होंने कहा कि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिलेगा, 0, और इसमें क्या करो आप बीटा ही मल्टीप्लाई कर दो। अल्फा वाले में अल्फा मल्टीप्लाई कर दिया, बीटा वाले में बीटा मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। तो ये बन गया ए अल्फा क्यूब प्लस बी अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा इक्वल टू 0। अब उन्होंने कहा एक बार और अल्फा मल्टीप्लाई करो तो भी तो 0 होगा, तो यानी ए अल्फा 4 प्लस बी अल्फा क्यूब प्लस सी अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर उन्होंने कहा कि यार फिर एक बार मल्टीप्लाई करो, बी अल्फा 4 प्लस सी अल्फा क्यूब इक्वल टू 0। बेसिकली ही वॉज ट्राइंग टू प्ले विद दिस, ठीक है। तो उन्होंने ये किया। अब उन्होंने कहा कि यार अगर मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं, ठीक है, तो मैं ये ऑब्जर्व कर पा रहा हूं कि यहां पे पावर 3 है, यहां 2 है, यहां 1 है, ठीक है। अगर यहां 4 है, यहां 3 है, यहां 2 है, ठीक है। हम इसको उल्टा पढ़ाते हैं और ये कॉम्प्लिकेटेड लगने लगता है, लेकिन ये तो एक क्लियर ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। यहां पावर 5 है, यहां 4 है, यहां 3 है, ठीक है। और उन्होंने फिर इस चीज को भी ऑब्जर्व किया कि यहां पर सेम चीज हम ये भी तो कर सकते हैं, अल्फा बीटा क्यूब, आपने बीटा को मल्टीप्लाई कर दिया, बी बीटा स्क्वायर प्लस सी बीटा इक्वल टू 0। अल्फा एक बार फिर से बीटा मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन जाएगा, बी बीटा क्यूब प्लस सी बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। एक बार और मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा क्यों लिख रहा हूं मैं यहां पे, ए है ये, ए,
ठीक है, ए बीटा 5 प्लस बी बीटा 4 प्लस सी बीटा क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है, और फिर उन्होंने कहा भाई ये भी 0 ये भी 0 है, एक काम करो, 0 के साथ क्या कहानी है, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। आप एक काम करो, ब्रैकेट लगाओ, यहां पर पहले ब्रैकेट लगाओ, ठीक है, और यहां प्लस माइनस कर दो, ठीक है, क्या ही फर्क पड़ता है, ये भी 0 है ये भी 0 है। ठीक है, तो उन्होंने फिर कहा चलो ए को कॉमन लो, ठीक है, ए को कॉमन लो, पहली वाली लिख रहा हूं मैं, या फिर चलो लास्ट वाली लिखता हूं, अल्फा की पावर 5 प्लस माइनस बीटा की पावर 5 प्लस बी अल्फा की पावर 4 प्लस माइनस बीटा की पावर 4 प्लस सी अल्फा की पावर 3 प्लस माइनस बीटा की पावर 3 इज इक्वल टू 0, और इसी को बना दिया गया न्यूटन्स फॉर्मूला। अरे भाई ये तो छोटे बच्चों का खेल था, बच्चों को एक टास्क की तरह दे दिया जाए ना, बेटा मल्टीप्लाई करो, देखो क्या ऑब्जर्व किया, ये वही चीज थी और कुछ नहीं। तो यहां पर अब हम लोग इस चीज को पता है कैसे पढ़ते हैं कि अगर अल्फा की पावर एन और बीटा की पावर एन प्लस माइनस में आ जाए तो बच्चों याद रखना कि यहां ए अल्फा एन, ठीक है, इसको ऐसे बताया जाएगा, ए एन इज इक्वल टू अल्फा एन प्लस माइनस बीटा एन। तो आपको होगा ए एन प्लस बी ए एन माइनस 1 प्लस सी ए एन माइनस 2 इक्वल टू 0। ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगी। यही है आपका न्यूटन फॉर्मूला, याद कर लो, पेपर में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। लेकिन ये हुआ उल्टा डायरेक्शन, हमने रिजल्ट से पढ़ना स्टार्ट किया, लेकिन एक्चुअली में रिजल्ट पहले नहीं आता है, पहले ऑब्जर्वेशन आती है, और उसी ऑब्जर्वेशन का नतीजा है कि ये मिला। तो यहां पर उन्होंने कहा कि यार ए के साथ जो ऑब्जर्व किया, वो ये है कि यहां पर आपने ए एन, ठीक है, अब ए तो यहां भी लिखते हैं तो मैं ए नहीं लिखता हूं, हम अपने लिए लिख लेते हैं के एन इज अल्फा की पावर एन प्लस माइनस बीटा की पावर एन, चाहे प्लस लो चाहे आप के एन को माइनस लो, ठीक है। तो के एन यानी कि ए के एन प्लस बी के एन माइनस 1 प्लस सी के एन माइनस 2, ठीक है। अगर आपके पास है, आप इसमें पुट करते हो एबीसी के साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो वो क्या आएगा आपके लिए 0 आएगा, काम खत्म, ठीक है। यही है देखो सिंपल ऑब्जर्वेशन, और इसके ऊपर क्वेश्चन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो, मैं डायरेक्ट ऐसे लिखता हूं x माइनस 3 x माइनस 4, ठीक है, x माइनस 4, ठीक है, और फिर आपको एक क्वेश्चन बना देता हूं, ठीक है, फिर मैं आपके लिए क्वेश्चन बना देता हूं। देन वैसे तो मैंने आपको डायरेक्टली ऐसे दिया ताकि आपको रूट्स डायरेक्टली दिख जाए, इसको मल्टीप्लाई करके आपको इक्वेशन दिया जाएगा, ठीक है। फिर बोल दिया जाएगा कि बताओ यहां पर ए की वैल्यू तो 1 आएगी, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 1 आएगी आपके पास, ठीक है, बी की वैल्यू आपके पास -3 -4 आपके पास आएगी -7, और सी की वैल्यू आएगी 12, ठीक है। फिर आपको बोल दिया जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए मल्टीप्लाई, ठीक है, अल्फा टू द पावर 5 प्लस बीटा टू द पावर 5 प्लस बी अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 प्लस सी अल्फा टू द पावर 3 प्लस बीटा टू द पावर 3। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत है नहीं है, डायरेक्टली आंसर आ गया। और क्यों हमें इसको टिप्स एंड ट्रिक्स बनाने की जरूरत है, इसको ऑब्जर्व करके हम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, नेचर के अंदर चीजों को देखने का एक नया नजरिया बना सकते हैं। क्योंकि नंबर्स का जो फ्लो होता है उसमें एक पैटर्न होता है, उन्हीं पैटर्न्स को स्टडी करना ही तो असली मैथमेटिक्स है, और उन्हीं को स्टडी करके ही तो हम मैथमेटिकल डिस्कवरीज कर पाएंगे, जिससे हम नेचर में और बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था आपका न्यूटन फॉर्मूला। अब जब क्वेश्चंस करेंगे तो इन चीजों को वहां पर हम देखेंगे कि इन पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। चलो तो भाई यहां पर हो गया, देखो हमारा रूट्स का काम खत्म, ठीक है। अब जो बात आता है, ठीक है, वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका ग्राफ, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग ग्राफ को स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। इन केस आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ग्राफ को हमने वहां पर पॉलिनोमियल फंक्शन के ग्राफ को स्टडी किया था। बट अभी हम लोग फोकस करेंगे क्वाड्रेटिक के ग्राफ पे, और हम ये देखेंगे कि यहां पर ग्राफ के साथ साथ क्या क्या चीजें हो रही हैं। और यकीन मानो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन लेकर आएगा, जो आपके देखने के नजरिए को और ज्यादा बेहतरीन करेगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं एक्स स्क्वायर के ग्राफ से, ठीक है, एक्स स्क्वायर के ग्राफ से, इस वाले पार्ट से, ठीक है, इस वाले पार्ट से करते हैं। तो यहां पे मैं लेता हूं 1, यहां लेता हूं 2, यहां लेता हूं 3, यहां लेता हूं 4, ठीक है, -1 -2 -3, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 1 2 3 4, ठीक है, 3 का स्क्वायर ये तो बोर्ड के ऊपर गया, -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, -3 तो गया बोर्ड के ऊपर, ये 0 पे टच करेगा और ऐसे जाएगा, ठीक है। अगर इस एक्स स्क्वायर के आगे मैं a मल्टीप्लाई करता हूं और a ग्रेटर देन 1 लेता हूं, लेट से मैं 2 ले लेता हूं, ठीक है, 2 ले लेता हूं, तो 0 पे तो वो 0 ही रहेगा, 1 पे वो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या है 1, लेकिन मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 2, तो वो यहां पहुंच गया, ठीक है। अगर मैं 2 पे जाता हूं, 2 का स्क्वायर है 4, ठीक है, और 4 2 जा 8, 8 तो भाई ग्राफ से बाहर है, लेकिन वो इस तरीके से जाएगा, इधर वाला पार्ट आपका इस तरीके से जाएगा,
ठीक है, ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करो। और सेम इस तरफ क्या होगा, वो इस तरीके से जाएगा, क्योंकि यहां पर भी -1 पे कितना आएगा, +2 आएगा, और -2 पे +8 आएगा। तो इट मींस जो आप देख पा रहे हो कि x² के आगे जब a कोफिशिएंट मल्टीप्लाई किया गया है, एंड इफ a इज इंक्रीजिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ, जैसे जैसे a की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा, अभी 2 लिया तो यहां आया, अगर 3 लेता तो 1 3 3 यहां आता, और ये 4 3 12 वो और आता, यानी कि वो और ज्यादा स्क्वीज हो जाता। यहां पे वर्ड देखना स्क्वीज, अगर a में 10 लेता तो ये और स्क्वीज हो जाता। अब अगर मैं a इंफिनिटी की तरफ लेके जाना स्टार्ट करूं तो ये y को एकदम टच करना स्टार्ट कर देगा। इट मींस कि यहां पर ये जो ग्राफ है, एज a इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, आपका जो ग्राफ है इट इज कन्वर्जिंग, ठीक है, कन्वर्जिंग टूवर्ड्स y एक्सेस। देखो ऑब्जर्व कर लिया। वही अगर a को मैं, ठीक है, अभी 1 से बड़ा कर रहा था, बट अगर 1 से छोटा कर दूं, ठीक है, अगर 1 से छोटा कर दूं, लेट से a की वैल्यू मैं 1/2 ले लेता हूं, ठीक है, तो 1 पे क्या वैल्यू आएगी, 1 का स्क्वायर होगा 1, और मल्टीप्लाई 1/2, ये हाफ हो जाएगा, ये यहां जाएगा। 2 का स्क्वायर होगा 4, मल्टीप्लाई 1/2, ये बन जाएगा 2 पर। तो यहां पर भी एग्जैक्टली ऐसा ही होगा, ठीक है। और ये ग्राफ जो आप देख रहे हो, ये रेड कलर से है, ये इसने फैलना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। a की वैल्यू 0.1 ले लो, तो 1 पे क्या होगा, वो 0.1 होगा, 0.1 तो बहुत यहां करीब होगा। 2 पे क्या होगा, 0.2 होगा, -1 पे 0.1, यहां पे -2। तो ये जो ग्राफ है वो देखो, ये बहुत ज्यादा ही फैल चुका है, और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। और जब a की वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी तो ये ऑलमोस्ट 0 पे पहुंची नहीं है, जब 0 पे पहुंचेगी, एग्जैक्ट 0 पर तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन 0 पे जितना करीब जाएगी, ये उतना ही x एक्सिस के पैरेलल होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। इट मींस कि एज a अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0, इट इज डाइवर्जिंग, क्योंकि फैल रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, और इस वक्त फैल रहा है, डाइवर्जिंग टूवर्ड्स x एक्सिस, ठीक है। और जैसे ही ये माइनस में हो जाएगा, a की वैल्यू नेगेटिव में चली जाएगी, ये इधर से ऐसे डाइवर्ज होगा, ठीक है। और जब a की वैल्यू -1 से बड़ी हो जाएगी, ये वापस से कन्वर्ज होना शुरू हो जाएगा टुवर्ड्स नेगेटिव y एक्सेस, ठीक है। अब ये ऑब्जर्वेशन आपको देखो बहुत हेल्प करने वाली है। तो ये हमने a के साथ x² के रिलेशन को ऑब्जर्व किया, ठीक है। अब बारी आती है अगले पार्ट की। अब अगर मैं इसके अंदर प्लस में bx करता हूं, ठीक है, प्लस में bx को ऐड करता हूं, हमें तो क्वाड्रेटिक तक पहुंचना है ना, उसको ऐड करता हूं। तो मान लो मैं कोई एक कर्व पकड़ता हूं, ये वाला कर्व मैंने पकड़ा, ठीक है। अब यहां पर अभी अगर आप रूट्स को देखो, कहां पर इसकी वैल्यू है, एग्जैक्टली x इक्वल टू 0 पर है, ठीक है। और प्लस bx जो है वो मेरा ये रहा, प्लस bx जो है वो मेरा ये रहा, स्ट्रेट लाइन बनेगी, bx की जो लाइन, जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। तो भाई ये ओरिजिन पर दोनों 0 हैं, तो यहां पर इन दोनों को जब मैं ऐड कर रहा हूं, यहां क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, तो वैल्यू क्या आएगी, 0। यहां पर दोनों की वैल्यू देखो सेम टू सेम है, तो यहां पे इनका ग्राफ कहां हो जाएगा, ठीक उसका डबल, ठीक है। जो इसकी लेंथ है उतना ही लेंथ ऊपर चले जाओ, ठीक डबल पे पहुंच गया, ठीक है। अब जरा इस वाले पार्ट को ऑब्जर्व करते हैं कि यहां पर अभी ये वाली लेंथ बहुत क्लोज है ओरिजिन के, ये छोटी है, ठीक है, ये बड़ी है। अभी ये एक्सपोनेंट, ये ग्रो कर रहा है पावर 2 से, ये डिक्लाइन कर रहा है पावर 1 से, ठीक है। तो अभी x² वाली वैल्यू छोटी है, क्यों छोटी है इस बात को समझना, ठीक है। अगर x की वैल्यू 0.5 है, ठीक है, तो x² की वैल्यू कितनी होगी, 0.25, यानी x² वाली वैल्यू अभी छोटी है। x² वाली वैल्यू क्या है, छोटी है x के कंपैरिजन में। लेकिन जब x की वैल्यू 1 हो जाएगी तो x² और x दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, और आगे अगर a लगा है तो उसके मल्टीपल के अकॉर्डिंग, यानी कि एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर ऊपर जितना जा रहा है उतना ही नीचे जाएगा, मतलब ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी, इक्वल। बट एक वैल्यू पॉजिटिव है तो एक वैल्यू नेगेटिव है, इन दोनों का जब मैं एडिशन करूंगा तो फाइनली उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। इट मींस कि ये जो ग्राफ है यहां पे तो डबल हो गया, यहां पर वो 0 पर है, तो ये ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से ऐड होते हुए आ रहा है, यहां पे वापस से 0 है, यानी कि ये एक्स एक्सिस के नीचे चला जाएगा नेगेटिव, क्योंकि इसके आगे ये ऊपर वाली लाइन जो है वो छोटी है कंपेयर टू द नीचे वाली लाइन, यानी कि नेगेटिव वैल्यू का मैग्नीट्यूड जो है इज ग्रेटर देन द पॉजिटिव वैल्यू मैग्नीट्यूड, तो वो नीचे आएगा और वापस से यहां 0 पे टच करेगा, और फिर क्योंकि अब ये बड़ा है इस एक्स स्ट्रेट लाइन के मुकाबले, तो ये जाना स्टार्ट कर देगा ऊपर। इट मींस ग्राफ जो है उसका कर्व चेंज नहीं हुआ है। इसके साथ द थिंग इज कि पहले जो ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा था जिसका सिर्फ एक रूट था, अब bx के ऐड करने से, ठीक है, उसके 2 रूट हो गए, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से हो गया। ये देखो 2 रूट हो गए, एक यहां, वैसे तो यहां से आ रहा है, हमने जो बनाया उसमें वो ऐसे आ रहा है, ठीक है, हमने जो बनाया अभी उसको अगर मैं देखूं तो वो ऐसे आ रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है और फिर इस तरीके से जा रहा है। अब देखो, अब यहां पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के x की 2 वैल्यू पर y की वैल्यू 0 आ रही है, एक तो 0 पर एक इस पे। अब बारी आती है
प्लस में सी को ऑब्जर्व करने की, ठीक है। यानी कि इसके अंदर आपने सी वैल्यू ऐड कर दी, यानी कि जो भी वैल्यूज हैं, लेट से सी वैल्यू जो है उसको मैं लेंथ से डिनोट करता हूं, वो इतनी लेंथ है, यानी कि पूरा का पूरा ग्राफ जो है, इस वैल्यू में सी ऐड करूंगा इतना ऊपर चला जाएगा, इस वैल्यू में सी ऐड करूंगा इतना ऊपर चला जाएगा, इतना ऊपर चला जाएगा, इतना ऊपर चला जाएगा, इतना ऊपर चला जाएगा, इतना ऊपर चला जाएगा। सी की वैल्यू माइनस ले लूं, उतना नीचे आ जाएगा, 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 ठीक है। तो इट मींस सी की वैल्यू अगर प्लस हुई तो ग्राफ ऐसे बन गया, सी की वैल्यू माइनस हुई तो ग्राफ ऐसे बन गया। तो यानी कि ये ऊपर वाले केस में देखूं तो यहां पर आ गया नो रूट्स, मतलब इस केस में, और इसमें देखूं तो ठीक है 2 रूट्स, ठीक है। कितने रूट आए आपके? 2 रूट आए। और देखो यहां पर सी क्या कर रहा है, सिर्फ ग्राफ को ऊपर या नीचे कर रहा है। तो अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ को देखा जिसमें आपके पास आ सकते हैं नो रूट्स, 1 रूट, 2 रूट्स, यही चीजें आ सकती हैं। और ये चीज हमने रियल लाइफ में देखी थी जब मोशन को एनालाइज कर रहे थे कि टी की वैल्यू पर अगर आपने जो कोऑर्डिनेट पोजीशन का दिया है उसमें 1 रूट आ सकता है, नो रूट आ सकता है और 2 रूट आ सकते हैं। और यही है इन चीजों को स्टडी करने का इंपॉर्टेंट नजरिया, ठीक है। तो देखो ग्राफ को हमने स्टडी कर लिया है। अब जो पार्ट आता है जो आपको और अबव द मतलब लेवल आपको लेकर जाएगा वो क्या है कि ग्राफ के अंदर अब अगला पार्ट जो है वो है हमारा कॉमन रूट। बट यार देखो हम यहां पर वो फॉर्मूले नहीं लिखने वाले, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 फलाना ढिम का अल्फा स्क्वायर अपॉन में मैट्रिक्स लगा दो, अल्फा अपॉन में ये मैट्रिक्स लगा दो, 1 अपॉन में ये मैट्रिक्स लगा दो, निकल गए कॉमन रूट। नहीं, हम यहां पर कॉमन रूट निकालते हैं, जो उसका जो प्रोसीजर है वो डिस्कवर कैसे किया, असली ज्ञान हम लोग यहां पर लेंगे, ठीक है। चलो तो भाई ऑब्जर्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, ग्राफ, ठीक है। तो कॉमन रूट बेसिकली है क्या, लेट से मेरे पास एक ग्राफ है, इस ग्राफ के कितने रूट हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट हैं, ये रहा आपके पास रूट नंबर 1 अल्फा, ठीक है, ये रहा आपके पास रूट नंबर 2 बीटा, ठीक है। अब हम एक दूसरा ग्राफ लेते हैं, ठीक है, अब हम एक दूसरा ग्राफ लेते हैं, कलर ही चेंज कर देता हूं मैं, ठीक है। लेट से वो ग्राफ आपके पास ये है जो कि ध्यान से देखो तो अल्फा पे टच कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद ये यहीं से टर्न लेके ऐसे चला गया, ठीक है, ऐसे चला गया। अब पता है माइंड में ना एक क्वेश्चन आएगा कि अगर आप इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2, तो इनके कितने कॉमन रूट हैं? जवाब में आया एक, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 कि इन दोनों को अगर मैं देखूं तो यहां पर आता है 1 कॉमन रूट, ठीक है, 1 कॉमन रूट आया। अब अगर हम यहां पर बात करते हैं कि देखो हमें डिस्कवर करना है कि कॉमन रूट निकाला कैसे जाए। अगर मेरे पास 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, अगर मेरे पास 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेट से मेरे पास पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। नाउ दिस इज माय एम कि ये दोनों इक्वेशन है और मुझे पता है कि इनके अंदर एक कॉमन रूट है, तो उस कॉमन रूट को मैं कैसे ढूंढूं, और अगर इनके पास कॉमन रूट है तो इनके ग्राफ कुछ इसी तरीके से बनेंगे, या फिर ये ग्राफ ऐसे बन सकते हैं, ये ग्राफ ऐसे बन सकते हैं। एक तीसरा ग्राफ लेता हूं जिसमें अगेन एक कॉमन रूट हो, ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, अगेन देखो आपके पास एक कॉमन रूट ही आ रहा है, ठीक है। तो कॉमन रूट आ रहा है तो यहां पर क्या करना चाहिए, तो अब पता नहीं है एक्चुअली। मैं अगर बात करूं एक मैथमेटिशियन के नजरिए से देखूं तो मेरे पास तो ये परिस्थिति पहली बार आई है, तो मुझे क्या पता क्या करना है। तो मैंने कहा इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ऐड करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं? ऐड करके देखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर अल्फा पर ऑब्जर्व कर रहा हूं, अल्फा पर अगर ये दोनों इक्वेशन, अभी मैं ब्लैक और रेड वाला लेता हूं, ठीक है, ब्लू वाले को हटा देते हैं, ठीक है, ब्लू वाले को हटा देते हैं। तो अल्फा पर ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आंसर क्या आएगा? 0, ठीक है। तो यानी कि a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू 0। और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, ठीक है, तो क्या आएगा? a1 प्लस a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 प्लस b2, ठीक है, अल्फा प्लस c1 प्लस c2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहां पर ऑब्वियसली ये चीज 0 है, क्योंकि ऐड करने के बाद भी अगर ये 0 है, ये 0 है, दोनों को ऐड कर दूंगा तो भी तो 0 आएगा। तो मैंने कहा यार आई गेस मैंने वो प्रोसीजर ढूंढ लिया जिससे मैं कॉमन रूट निकाल सकता हूं। इट्स जस्ट कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ऐड कर दो और फिर उसका रूट निकाल लो। उसका रूट निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? अल्फा मिल जाएगा, क्योंकि अगर मैंने जब अल्फा को हटा के एक्स लिख दिया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी रूट क्या होगा? अल्फा ही होगा। लेकिन अभी ऑब्जर्वेशन नहीं करी, अभी हमने एक रास्ता देखा, उस रास्ते पे आगे बढ़े, लेकिन प्योर ऑब्जर्वेशन करना जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो रिजल्ट गलत भी हो सकता है। तो अब भाई ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ यार देखो इस पॉइंट पर दोनों 0 हैं। अगर दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को मैं ऐड करूंगा, या यहां पे x लिख देता हूं, ठीक है, यहां पर x लिख देता हूं। अब आपको देखो एकदम ध्यान से देखना है, कोई ऐसा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन ऑब्जर्वेशन करेंगे। अगर मैं इस पॉइंट पर दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ऐड करूं तो 0 प्लस 0 0 देगा, यानी कि इस इक्वेशन का रूट अल्फा होगा, ठीक है। इसके आगे चलता हूं,
इसकी लेंथ इतनी है और दूसरे वाले की लेंथ इतनी है, दोनों को ऐड करूंगा तो ये ऊपर जाएगा, दिस प्लस दिस, यानी कि इसके ऊपर उतना मैंने ऐड कर दिया, ये यहां पर आ जाएगा। इसको एक काम करते हैं, ब्लू से बनाते हैं ऐड करने वाले पे, ठीक है। तो ये यहां पर आ जाएगा। अब ये लेंथ इतनी है, उसके ऊपर इतना है, तो इसके ऊपर इतना ऐड कर दूं तो ये यहां पर आ जाएगा। ऐड ही कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन अब देखना स्टार्ट करूं, यहां पे तो चलो ये ग्राफ ऐसे जा रहा है और अल्फा पर आकर टच करेगा, ठीक है। अल्फा यहां पे अभी इसके आगे कंटिन्यूटी नहीं रखनी है, ठीक है, ऐसे वाली, ठीक है, ऐसा रहेगा। अब यहां पे देखूं तो यार ये वाला जोन जो है, यहां पर दोनों ग्राफ नेगेटिव हैं, ठीक है, तो ये नेगेटिव जोन में जाएगा, ऑब्वियसली वो नेगेटिव जोन में जाएगा क्योंकि आप ऐड कर रहे हो, सिंपल लॉजिक। अब लेकिन प्रॉब्लम यहां तक आती है कि यहां पर ये जीरो है, यहां पर इसकी लेंथ ये है, तो यहां पर ये यहीं पर पहुंचेगा, दोनों को ऐड करोगे तो, यानी कि ये कर्व लेकर यहां तक आ गया। सिंपली रेड वाला जीरो पर है, ब्लैक वाला नेगेटिव में, मान लो -1 है, तो 0 - 1 इज -1, तो ये कर्व आपका एडिशन का यहां पहुंचा। लेकिन अब ये रेड वाला पॉजिटिव हो चुका है, बट ब्लैक वाला अभी भी नेगेटिव है। और एक मूवमेंट अभी देखो, अभी ये छोटा है, ये बड़ा है, लेकिन ये भी तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और ये भी आगे बढ़ रहा है, तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जहां पर पॉजिटिव वाली वैल्यू और नेगेटिव वाली वैल्यू इक्वल होगी, और उस टाइम ऐड करने पर आपको मिलेगा प्योर जीरो, और ये ग्राफ यहां पर आ गया जीरो पर, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। इट मीन से ग्राफ आपका इस तरह से ऊपर निकल जाएगा। और अब इस ब्लू ग्राफ को अगर आप देखोगे तो आपको अल्फा रूट मिल रहा है, लेकिन आपको एक और रूट मिल रहा है। तो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपको यूनिक रूट नहीं मिला है। यस, आपको अल्फा मिला है, लेकिन आपके साथ मान लो ये वैल्यू कोई है लैम्डा वैल्यू, आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे अल्फा भी मिलेगा और लैम्डा भी मिलेगा। अब फिर आपको इन दोनों इक्वेशन में से एक एक वैल्यू इन दोनों में रखनी पड़ेगी, चेक करने के लिए कि कौन सा कॉमन रूट है। तो यानी कि इससे भी छोटे प्रोसीजर को ढूंढा जा सकता है। तो अब हम ढूंढना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब अगर हम उसको ढूंढना स्टार्ट करें, ठीक है, तो हमने कहा कि यार माइनस करते हैं। देखो प्लस में तो मेरे को अल्फा तो मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ लैम्डा मिल रहा है, ठीक है। देखो कॉमन रूट में इस रास्ते भी ढूंढ सकता हूं, लेकिन थोड़ा प्रोसेस लंबा हो गया, क्योंकि इसके बाद मुझे अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, उसमें दो रूट्स आएंगे, उसको यहां पे चेक करना है। तो इससे बेटर तो मैं इन्हीं दोनों को सॉल्व करके जो कॉमन आंसर आ रहा है वो देख लेता हूं, वही हो गया मेरा कॉमन रूट। तो इससे मेरा काम छोटा नहीं हुआ, मेरा काम उतना ही लंबा है, उतना ही लेबरस है। तो अब हमने कहा चलो माइनस करके देखते हैं, ठीक है। a1 - a2, b1 - b2, c1 - c2। अगली ऑब्जर्वेशन, जब प्लस से काम नहीं बना तो माइनस से देखेंगे। तो अब देखो ये प्लस है, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं देखूं जीरो पर, तो वही आंसर आएगा भाई, 0 - 0 इज 0, ठीक है। अब ये दोनों ही प्लस है, एक बड़ा है और एक छोटा है, थोड़ा सा साइड में दिखा दिया लेकिन उसी लाइन में है। तो इसमें से ये माइनस करूंगा तो ये बचेगा, यानी कि ये ग्राफ कहां है, इस पॉइंट पर है। इसमें से ये माइनस कर दो तो ये वाली वैल्यू आएगी, इसमें से ये माइनस कर दो तो ये वाली वैल्यू आएगी। ये यहां पर है, ये यहां पर है, ये यहां पर है, यानी कि ये ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब माइनस में से माइनस करना है, यानी कि पहले कौन सा है, A1 कौन सा है, ब्लैक वाला है, ठीक है। ब्लैक में से रेड को माइनस करना है, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। बट अगेन देखो ये और ये दोनों ग्राफ को देखोगे, ये बड़ा माइनस है, छोटा माइनस है, तो रिजल्ट आपका माइनस के बीच में से ही गुजरेगा, माइनस के बीच में से गुजरेगा। और हमें उस पॉइंट तक ध्यान देना है जहां पर ये ऊपर जाएगा। ये देखो मतलब वहां तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ये जीरो होगा, जैसे ही ये जीरो होगा, तो दिस -0 इज दिस, यानी कि ये ग्राफ आपका बेसिकली इसी पॉइंट को वापस से टच करेगा, इसी पॉइंट को टच करेगा। अब एक प्लस है, एक माइनस है, एक प्लस है, एक माइनस है। ध्यान से देखना, ऑब्जर्वेशन की नई चीजें देखने को मिलेंगी। अब ध्यान से देखो, इस जोन के बाद जहां पर ये रेड वाला जीरो को टच कर रहा है, इस जोन के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये रेड वाला प्लस है, ब्लैक वाला माइनस है, रेड वाला प्लस है, ब्लैक वाला माइनस है। ब्लैक वाला ये है, यहां पर मैं इसको ब्लैक लिख देता हूं, और ये रेड वाला कर्व है, ठीक है, रेड वाला कर्व है। ब्लैक वाला पॉजिटिव में है, रेड वाला आपने उसको माइनस किया है। रेड की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि माइनस माइनस हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू नेगेटिव है, और आपने इस ग्राफ में से ये ग्राफ माइनस किया है, तो पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव माइनस पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि वो ऐड होके और नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे यहां पहुंचेगा, अब धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे देखो ये पॉजिटिव वाला पार्ट बड़ा होता जा रहा है और नेगेटिव वाला पार्ट छोटा होता जा रहा है। बट क्योंकि आपने नेगेटिव में से पॉजिटिव को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, सिंपल सी चीज है, बिल्कुल भी पैनिक करना नहीं है। नेगेटिव में से पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट कर रहे नहीं है, नेगेटिव होगा, यानी कि ये और बड़ा होगा, यानी कि ये और बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब इस पॉइंट पे आओगे तो सिर्फ देखो ये वाला रेड का ये वाली वैल्यू है, यानी कि ये यहां तक नेगेटिव में जाएगा। ये ग्राफ जो है ये ऐसे नीचे जाएगा, मतलब कर्वी ही होता है, नीचे जा रहा है, शार्प टर्न नहीं ले रहा है, तो मैंने रफ एंड बनाया इसलिए। अब इसके आगे बढ़ते हैं, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, और ये वाला आपका नेगेटिव है। अब पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव से क्या है, पॉजिटिव जो है वो क्या है, नेगेटिव से
दोनों ही पॉजिटिव हैं, बट आपने इस वाले पॉजिटिव में से ये वाला पॉजिटिव माइनस करना है, तो ये नेगेटिव बन जाएगा, तो ये नीचे जाएगा। अब एक टाइम आगे जब बढ़ोगे ना, तो आप नोटिस करोगे कि ये वाला ग्राफ इस वाले ग्राफ को ऐसे इंटरसेक्ट करेगा। मैं थोड़ा यहां दिखा देता हूं ऐसे टेढ़ा करके, जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगा, जहां पर ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे, वहां पर क्या देखने को मिलेगा आपको कि ब्लैक वाले की जो वैल्यू है और रेड वाले की जो वैल्यू है वो क्या है, दोनों की सेम है। और जब एक में से दूसरे को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो फाइनली वैल्यू कहां आएगी, 0 पर आएगी। और उसके बाद क्योंकि ये क्रॉस कर चुका है तो रेड इधर जा रहा है, ब्लैक इधर जा रहा है, यानी कि अब रेड की पॉजिटिव वैल्यू ब्लैक से छोटी हो चुकी है, तो इट मींस अब पॉजिटिव आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ग्राफ थोड़ा रफ हैंड बना रहा था, बट ये ऐसा ही ग्राफ बनेगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। लेकिन अगेन प्रॉब्लम तो वही आ गई, इतनी मगजमारी करने के बाद आपके पास 2 रूट्स आ गए। अब क्या किया जाए भाई, प्लस से काम नहीं हुआ, माइनस से काम नहीं हुआ, मल्टीप्लाई डिवाइड कर नहीं सकते, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, बाई क्वाड्रेटिक बन जाएगा, डिवाइड करने पर भी क्वाड्रेटिक नहीं होगा। तो अब आ गया मैथमेटिशियंस के पास एक चैलेंज कि यार कॉमन रूट ढूंढना है। वो करने के लिए मैं दोनों इक्वेशंस को सेपरेटली सॉल्व करके कॉमन रूट देख सकता हूं, लेकिन क्या कोई एक यूनिक तरीका है फर्दर मोर बेटर ऑब्जर्वेशन का? तो मैथमेटिशियंस ने ना वापस से जब कोई चीज समझ नहीं आती है तो दे स्टार्टेड थिंकिंग वाइल ऑब्जर्विंग द थिंग, जिस चीज को आप ढूंढना चाहते हो। तो उन्होंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। और अब बात आती है इस वाले पोर्शन की, ग्राफ वाले पोर्शन की, जो हमने किया था कि ax² + bx + c। अगर मैं इस ग्राफ को ऑब्जर्व करता हूं तो a की वजह से या तो वो अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो कन्वर्ज करेगा, ठीक है, और 1 से छोटी होगी 0 तक जाएगी तो डाइवर्ज करेगा टुवर्ड्स x एक्सिस, कन्वर्ज टुवर्ड्स y एक्सिस, ठीक है। bx से इसके कन्वर्जेंस पे, इसके फैलने और सिकुड़ने पर फर्क नहीं पड़ता है, बस इसकी डिस्प्लेसमेंट चेंज होती है। इसकी डिस्प्लेसमेंट होती है bx की वजह से, और c की वजह से सिर्फ ये y एक्सिस पर ही अप डाउन डिस्प्लेस करता है। इट मींस कि जो इनका फ्लो है, जो इनका कर्व है, ठीक है, अगर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ठीक है, अब यहां पे मैं ex + f लिख देता हूं। 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिए, अगर दोनों के x² के आगे का कोफिशिएंट को मैं ऑब्जर्व करूं, इस केस में दोनों सेम है, यानी कि ग्राफ की लोकेशन डिफरेंट होगी, ग्राफ की लोकेशन डिफरेंट होगी। मान लेते हैं ये रहा दूसरा ग्राफ, ठीक है, और प्लस माइनस एक्सिस यहां पर है, ठीक है, ये रहा। लेकिन बेशक ये वाला ग्राफ कौन सा है, ये वाला है, और ये वाला ग्राफ कौन सा है, ये वाला है, लेकिन क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है वो यहां पर सेम है, x का जो कोफिशिएंट है वो यहां पर सेम है, तो इनका जो वो बोलते हैं ना कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस वाला जो पार्ट है, इनका जो शेप है वो एग्जैक्टली सेम है, वो एग्जैक्टली सेम है। अब अगर मैं इन्हीं दोनों इक्वेशंस को देखूं ध्यान से, एक न्यू वे में बनाऊं, ऐसे इक्वेशन लेता हूं, ऐसी इक्वेशन लेता हूं कि जिसमें x का कोफिशिएंट आपके पास सेम है, ठीक है, x का कोफिशिएंट आपके पास सेम है, ठीक है, और यहां पर आपके पास एक कॉमन रूट भी है। x का कोफिशिएंट आपके पास सेम है और आपके पास एक कॉमन रूट भी है, तो उस केस में मुझे क्या मिलेगा पता है? उस केस में मुझे ये फायदा मिलेगा कि अब ये वाला जो कर्व आगे बढ़ रहा है और ये वाला जो कर्व आगे बढ़ रहा है, ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि इनका जो फ्लो, फैलाव जो है ना, जो इनका फैलाव है, ये ऑलमोस्ट पैरेलल रहेगा, ऑलमोस्ट नहीं, पैरेलल ही रहेगा। मतलब ये ऐसे नहीं जाएंगे कि एक दूसरे को कट यहां पे किया और वापस से एक दूसरे, मेरा हाथ शायद वहां नहीं दिख रहा होगा, ये इस तरह नहीं जाएंगे कि भाई एक कर्व ऐसे गया, दूसरा कर्व इसको कट किया और फिर इसको दोबारा से कट करते हुए गया, क्योंकि इनका जो ओपनिंग है, आप इसकी ओपनिंग समझ लो, ओपनिंग अगर दोनों की सेम होगी, मान लो आपके पास एक कर्व ऐसा है, ठीक है, लेकिन दूसरा कर्व जो है वो ऐसा है, ठीक है। अब अगर मैं इस कर्व को इसके ऊपर लेकर आऊं और मान लो 2 जगह से कट करे, तो देखो 2 जगह वो कट करेगा ही करेगा, डेफिनेटली करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पर एग्जैक्टली ऐसा कर्व लेकर आऊं जो कि एग्जैक्टली ऐसा ही है, एग्जैक्टली ऐसा ही है, ठीक है, देखो ध्यान से देखो, कोशिश करिए मैंने एग्जैक्टली सेम बनाने की, अगर वैसा ही है तो ये सिर्फ एक पॉइंट पर ही कट करेगा। और इसका मतलब ये है कि अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो उससे मुझे जो इक्वेशन मिलेगी उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन रूट आएगा। क्योंकि अब मैंने यहां पर बना लिया है ना, इन दोनों को देख लिया है। अगर मैं, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, ठीक है, इन दोनों को देखता हूं, अगर मैं इसको ऐसे ऊपर तक लेके जाता हूं ताकि इसके पैरेलल यहां पर वैल्यूज रहें, ठीक है, 0 - 0, ठीक है, ऐड करके कोई फायदा नहीं क्योंकि उसमें x² बचा रहेगा, तो मैं माइनस पे जाता हूं, 0 - 0 = 0, ठीक है। तो जो फाइनल आउटपुट आएगा अब उसको देखना, 0 - 0 = 0, चलो 0 रहा, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल फॉर्म में जा रही हैं, इनमें जो गैप रहेगा वो आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, ठीक है। प्लस अब देखो यहां पर एक वैल्यू प्लस में है, यहां पर एक वैल्यू माइनस में है, अब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, मान लो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो प्लस माइनस माइनस
आपका प्लस बन जाएगा, यानी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, दिस प्लस दिस, तो ये वैल्यू चली जाएगी यहाँ, ठीक है। फिर और आगे बढ़ते हैं, यहां तक तो यहां तक आ जाओ तो भाई इस ये 0 हो गया, यहां पर ये वैल्यू हो गई तो ये एग्जैक्टली यहां पर होगा। तो बेसिकली ये जो लाइन बन मतलब यहां पर बेसिकली आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, क्यों मिलेगी वो भी हम देख लेंगे। अब इसके आगे देखते हैं, इस वाले में से आप ये वाला माइनस कर रहे हो तो माइनस माइनस तो ये माइनस में ही जाएगा, और ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये माइनस में ही जाएगा। अब देखो आप इस पॉइंट पे जाओगे तो उसमें से ये वाला पार्ट माइनस करोगे, इट मींस ये और नीचे चला जाएगा इस पॉइंट पे देखे तो। और इसके आगे इस वाले ग्राफ की वैल्यू बड़ी है कंपेयर टू दिस। अगर आप किसी भी पॉइंट पे देखोगे, ऐसे बढ़ा दो आगे, चलो ये वाला पॉइंट ले लो, ये देखो ये छोटी वैल्यू है, इसकी वैल्यू बड़ी है, तो यानी आप छोटे में से बड़ा माइनस कर रहे हो तो वो और नेगेटिव में ही जाना स्टार्ट करेगा, और आपको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन। और सबसे बड़ी चीज, ठीक है, इसको ऑब्जर्व करने के बाद आपको जो मिला वो ये है कि ओनली वन टाइम यू आर क्रॉसिंग एक्स एक्सिस, यानी कि और तो और कहां क्रॉस कर रहे हो ये हमें याद नहीं करना है, ये हम देख पा रहे हैं कि हम क्रॉस कहां कर रहे हैं, ओनली एट द कॉमन रूट। इसलिए अब मैथमेटिशियंस को वो डिस्कवरी हो गई जिसके जरिए उन्होंने इस चीज को डिस्कवर किया, और वो ये है कि इफ यू हैव टू इक्वेशंस a1x स्क्वायर b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0, एंड दीज टू इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशंस के पास एक कॉमन रूट है, तो आप क्या करो, इनके कोफिशिएंट्स को पहले सेम करो, ताकि इनका जो फैलाव है, जो कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस वाला जो पैरामीटर है इनका, वो एग्जैक्टली सेम हो जाए। और फिर जब इनको माइनस करोगे तो आपको मिलेगी एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। क्यों? क्योंकि माइनस करने से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बिकॉज द कोफिशिएंट्स आर सेम। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, उसके लिए हम करते हैं ऊपर वाली इक्वेशन को a2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और नीचे वाली इक्वेशन को a1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे क्या होगा, a1 a2 कोफिशिएंट्स क्या हो गए आपके, सेम हो गए, ठीक है। एंड देन उसके बाद ठीक है, आप क्या करो, सिंपली जब आपने इन दोनों को माइनस कर दिया, ठीक है, इन दोनों को माइनस कर दिया तो इसमें से ये माइनस कर दो, तो क्या आएगा, a1 a2 x स्क्वायर माइनस a1 a2 x स्क्वायर, ठीक है, प्लस a2 b1 x माइनस a1 b2 x, ठीक है, प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 0, ठीक है। एक एक करके लिख दिया मैंने, और अब देखो ये तो कट के 0 बन गया, ठीक है, और यहां पर आपको देखो x कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा, a2 b1 माइनस a1 b2 इज इक्वल टू, इसको यहां ले जाते हैं, c2 a1 माइनस c1 a2, ठीक है, एंड देन x इज इक्वल टू c2 a1 माइनस c1 a2 होल डिवाइडेड बाई a2 b1 माइनस a1 b2। इस लाइन की जब आप x की वैल्यू ढूंढ रहे हो जहां पर ये 0 है, उसके लिए जब आपने सिंप्लीफाई किया, एज यू हैव ऑब्जर्व दिस विल बी, क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया है, ठीक है। हम अगर ये कहें कि ये कॉमन रूट होगा तो ये ऑब्जर्व रिजल्ट नहीं हुआ, क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया, तो अब हम कह सकते हैं कि दिस इज योर कॉमन रूट, ये आपके पास कॉमन रूट है, और यहां पे मिला आपको सिंपली ये वाला पार्ट। और अब देखो, मतलब हमारा सिस्टम कुछ ऐसा चलता है कि बेटा देखो कॉमन रूट निकालना है ना, तो आप एक काम करो, x इज इक्वल टू, क्योंकि c2 a1 c1 a2 दिख रहा है, ठीक है, तो हमने क्या किया, जो हम 12th में मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तो हमने इसको अलग ही बना दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं। इन्हीं सब चीजों की वजह से मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को हमने डिस्कवर किया है, और वो पैटर्न्स हमने नेचर में देखे हैं, इसलिए मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पढ़ना चाहिए हमें, ठीक है। तो यहां पर आप सिंपली लिख दो c2 c1 a2 a1, ठीक है, तो ये बन जाएगा c2 a1 माइनस c2 a2 डिवाइडेड बाई, यहां आप लिख दो a2 a1, ठीक है, b2 b1, ठीक है। तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, और ये डिटर्मिनेंट बोलते हैं इसको, फर्क नहीं पड़ता भाई, इस चीज को मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पढ़ोगे, इस चीज को इस फॉर्मेट में लिख लोगे, और कुछ नहीं है। अगर कोई ड्रॉपर्स देख रहे हैं और 12th के बच्चे देख रहे हैं तो वो समझ गए कि डिटर्मिनेंट है, 11th वाले बच्चे डोंट वरी, जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ोगे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पढ़ोगे, ये क्यों लिखा है ऐसा समझ आ जाएगा। बाकी इसका मतलब यही होता है, c2 a1 माइनस c1 a2, ये चीज है, और हम इसको एज अ ट्रिक पढ़ाते हैं। इतनी बुरी बात है। ये रहा अल्फा, एक्स की वैल्यू क्या है, अल्फा। अल्फा निकालने के लिए अब देखो, एक बात मैं बताना चाहूंगा, ठीक है, इस बात को समझना, मैं डायरेक्टली ये बता सकता था कि अल्फा इज इक्वल टू दिस। अब ये बात ना आप फील करना, और प्लीज मुझे कमेंट में लिख के बताना कि क्या मैंने सही किया। ये इतनी सारी ऑब्जर्वेशन करने से क्या हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, क्या हमने सोचने का नया नजरिया बिल्ड नहीं किया। लेकिन ये बताने से मेरे क्वेश्चंस हो जाते, लेकिन ज्ञान मिलता मुझे नहीं मिलता। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हो तो यस लिखना, नहीं सहमत हो तो नो लिखना, ठीक है। तो ये चीज आप जरूर बताना मुझे, क्योंकि इससे मुझे भी एक पता चलेगा कि दुनिया का माइंडसेट अभी किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो देखो, इतना सा काम करके खत्म किया जा सकता था, इसको कॉमन रूट ढूंढा जा सकता था, ठीक है। अभी दुनिया रुकी नहीं है, दुनिया ने इस पे अल्फा स्क्वायर भी ढूंढ दिया है, अब अल्फा स्क्वायर ढूंढना आपकी बारी है, ठीक है। और वो चीजें याद कराई जाती हैं,
बट वो ज्ञान नहीं मिलता है। अल्फा स्क्वायर जो वो फॉर्मूला है ना, आप जो भी टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो उसमें लिखा हुआ मिल जाएगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन में दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू अल्फा अपॉन में दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में दिस मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये डिस्कवर करना आप, क्योंकि जब आप डिस्कवर करोगे ना तो आपको ज्ञान मिलेगा, लेकिन जब आप याद करोगे तो यकीन मानो 1% का भी ज्ञान आपने हासिल नहीं किया है, क्योंकि उस फॉर्मूले का मैं अचार डालूंगा अपनी लाइफ में जब मैं उसे नेचर के साथ कनेक्ट ही नहीं कर सकता हूं, और जब मैं कनेक्ट नहीं कर सकता हूं तो मेरे उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और जो ये हमने ये कर्व बनाया, इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि यार कोई चीज आ रहा है वो कर्व ले रहा है, कोई चीज आ रहा है वो कर्व ले रहा है, और इन दोनों के कर्व के फ्लो को ही अगर हमने सेम कर दिया, कैसे कर पाए? कॉफिशिएंट को सेम करके, यानी डिस्कवरीज कर रहे हैं हम। ठीक है, हम यहां पर डिस्कवरीज कर रहे हैं, चीजों को याद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो भाई कॉमन रूट यहां पर आ गया। ये मैं देखो, मैं फॉर्मूले लिख के रखता नहीं हूं, मिटाई देता हूं जनरली। ठीक है, आपको भी ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, डू इट योरसेल्फ, डिस्कवर इट। आप इसको डिस्कवर करो और मिलेगा, और जब आप डिस्कवरी कर करके पढ़ोगे ना, यकीन मानो आप सच में प्रिपेयर हो रहे हो, और आपके लिए आईआईटी मायने नहीं रखेगा, क्योंकि जो ज्ञानी इंसान होता है ना उसके लिए हर जगह एक आईआईटी होती है, बिकॉज ही कैन लर्न फ्रॉम नेचर। ठीक है, आईआईटी इसलिए फेमस है क्योंकि वहां पे इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन ज्ञानी इंसानों ने ही वो इक्विपमेंट्स बनाए हैं, और जिन्होंने वो इक्विपमेंट्स बनाए हैं उनके पास वो इक्विपमेंट्स नहीं थे। इट मीन्स यू डू नॉट नीड एन आईआईटी, यू जस्ट नीड एन नॉलेज। एंड अगर आपके पास नॉलेज है तो आप आईआईटी जाओगे ही जाओगे। पॉइंट को समझो, आईआईटी के पीछे नहीं भागना है, ज्ञान के पीछे भागना है, आईआईटी आपके पीछे भागेगा। ये परम सत्य है और ये आसान रास्ता है, लेकिन हम भ्रम में फंसे हुए हैं। हमारी एक ह्यूमन साइकोलॉजी का एक पार्ट है कि हम हैबिट्स के द्वारा गवर्न होते हैं, और ये हैबिट हमको ना, ठीक है, सही रास्ता चुनने से भी डराती है। हमें लगता है कि यार ये रास्ता सही है, ठीक है, क्या मैं इसको चुनूं? नहीं चुनूंगा, सारी दुनिया तो ये कर रही है। लेकिन फिर हम अपने आप से एक सही सवाल नहीं पूछते हैं, और पता है जिन लोगों ने वो सही सवाल अपने आप से पूछ लिया है ना, वो कामयाब बन गए। और वो सही सवाल पता है क्या है? सब लोग यही रास्ता फॉलो कर रहे हैं, क्या सब कामयाब बन गए? जवाब है नहीं। तो फिर क्यों डरना है? सही रास्ता चुन लो, ऑब्जर्वेशन का रास्ता चुनो, मैथमेटिक्स को लैंग्वेज ऑफ नेचर की तरह लेके चलो, ऑब्जर्व करो, सही सवाल पूछो, नेचर से मैथमेटिकली कम्युनिकेट करो, जवाब नेचर आपको खुद देगा। और यही चीज को जब आप अपनी हैबिट में लेकर आओगे तो आप बन जाओगे कामयाब इंसान, क्योंकि जब आपको कोई चीज नहीं मिल रही होगी तो आप नेचर से बात करोगे, तो जब बात करोगे तो वो सोल्यूशन देगा, और जब सोल्यूशन मिल गया तो जो चीज आप नहीं कर पा रहे थे वो आप करने लग जाओगे। एंड दिस इज अ ट्रू फैक्ट। ठीक है, सच्चाई यही है। चलो, तो अब कॉमन रूट्स हो गया। अब अगली बात पे आते हैं कि ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें एक कॉमन रूट ना हो, दो कॉमन रूट हो। ठीक है, तो भाई यहां पर ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले विजुअलाइज किया जाए। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहां पर एक बात को समझना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ये ऐसे जाए, ध्यान से बनाऊंगा, यहां पे जाए और ऐसे जाके ऐसे हो जाए। ठीक है, देखो इस तरीके से भी हो सकता है। या फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका कॉमन रूट, देखो दोनों कॉमन रूट है जहां जहां रूट है, और एक ठीक उसका उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, और एक और ले लेते हैं, ऐसे भी हो सकता है। ये सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। ठीक है, बस ए की वैल्यू आपकी डिफरेंट है। इसमें क्या है, ए की वैल्यू जो ये उल्टा जा रहा है, ए की वैल्यू नेगेटिव है, कॉफी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए नेगेटिव है, ए 1 से छोटा है, ए मान लो ए 1 है, ए 1 से बड़ा है। ठीक है, बट ये सब एक ही पॉइंट है, दोनों के सेम पॉइंट है, ये अल्फा है, ये बीटा है। ठीक है, तो इन दोनों, इन सारे इक्वेशंस के अंदर क्या चीज कॉमन पाई जा सकती है? ठीक है, क्या चीज कॉमन पाई जा सकती है? मान लेते हैं पहला इक्वेशन है a1x स्क्वायर b1x प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, इन दोनों इक्वेशंस के रूट सेम है, यानी कि इस इक्वेशन का रूट भी अल्फा कॉमा बीटा है और इस इक्वेशन का रूट भी अल्फा कॉमा बीटा है। इट मींस बस इनमें फर्क क्या है? कोफिशिएंट का फर्क है। अब अगर मैं पहली इक्वेशन को तोड़ता हूं, ठीक है, तो ये बनेगा x माइनस अल्फा मल्टीप्लाई x माइनस बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके भी रूट्स वही हैं, तो क्या इसको भी यही बनना चाहिए? x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल टू 0। जवाब है यस, यही बनना चाहिए, तभी तो दोनों के रूट सेम होंगे। आपने देखो, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तभी तो क्वाड्रेटिक मिलता है, तो उनको ऐसे लिख दो। लेकिन क्योंकि a1 a2 सेम नहीं है, तो इसमें क्या ही डिफरेंस हो सकता है? मल्टीप्लाई विद k, दोनों तरफ k से मल्टीप्लाई कर दो, तो k x माइनस अल्फा x माइनस बीटा 0 इंटू के, ये तो ओके बन गया, लेकिन ये 0 है। ठीक है, 0 हो गया। अब इससे क्या होगा? कॉफिशिएंट्स बदल जाएंगे, कॉफिशिएंट्स क्या होंगे? बदल जाएंगे, और लेकिन वो के मल्टीपल में होंगे। ठीक है, अगर इसके कॉफिशिएंट देखो तो क्या आएंगे? अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा एक्स। ठीक है, और इसके कॉफिशिएंट देखूं मैं तो वो क्या आएंगे? एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। अभी तक तो दोनों इक्वेशन सेम लग रही हैं, बट इसमें के मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है, के मल्टीप्लाई किया गया है। बस आप देखो इनके कॉफिशिएंट्स को ऑब्जर्व करो, जस्ट ऑब्जर्व देम, तो आपको नजर आएगा कि इसका कॉफिशिएंट 1 है, ठीक है। और इन सारे कॉफिशिएंट्स को अगर आप देखोगे तो लेट्स से मैं क्या करता हूं, चलो देख लेते हैं। अगर मैं इसको a1 मानता हूं, a1 अपॉन में इसको देखता हूं a2 को, ठीक है, तो वो क्या आएगा 1 अपॉन k, ठीक है। इसको मैं b1 मानता हूं, इसको b2 मानता हूं, तो b1 अपॉन में b2 को अगर मैं देखूं तो अगेन आंसर आ रहा है 1 अपॉन k। ये मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे दिख रहा है। अगर मैं इसको c1 मानता हूं और इसको c2 मानता हूं तो c1 अपॉन में c2 मेरे पास क्या आ रहा है 1 अपॉन k। तो यहीं से ऑब्जर्व हो गया कि जब आपके दोनों इक्वेशंस के रूट कॉमन होते हैं तो a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2 इज इक्वल टू सम काइंड ऑफ कांस्टेंट k। अब इस केस में 1 अपॉन k था, उसको मैंने चलो यहाँ पे p लिख देता हूं, कोई ये किसी कांस्टेंट के बराबर होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका कंडीशन ग्राफ के जब दोनों रूट्स कॉमन होते हैं तब। सिंपल ऑब्जर्वेशन है, डायरेक्ट ये याद करके आगे मत बढ़ना, ऑब्जर्व करो, असली ज्ञान लो और फिर आगे बढ़ो। अब लास्ट टॉपिक है, मानता हूं ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको सही ज्ञान दे सकूं, फॉर्मूले की रेस में आगे ना बढ़ाऊं, ठीक है। इस ज्ञान के जरिए आपके सोचने की क्षमता को सही दिशा दे सकूं, ताकि आप भी मैथमेटिक्स की को सही तरीके से यूज कर पाएं। नॉलेज वो हथियार है जो हमें कामयाब बना सकता है, और हथियार सही से चलाना नहीं आएगा तो हम कामयाब कैसे बनेंगे, ठीक है। तो इस चीज को सही वे में लेना है। अब आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। भाई ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, ठीक है। इसके रूट्स आ रहे हैं अल्फा एंड बीटा। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स माइनस अल्फा माइनस बीटा है, ठीक है। ये करना है आपको। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोसेस याद कर लेते हैं कि x की जगह ना आप माइनस एक्स रख दो, ठीक है, बस सॉल्व कर दो, आगे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट एज यूजुअल ये तो स्टेप्स हो गए, इनको मैथमेटिशियंस ने ढूंढा कैसे, ठीक है। चलो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं जिसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। अब अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखो तो यहाँ पे रूट्स क्या हैं, x माइनस अल्फा 0 है, तो x की वैल्यू अल्फा आ गई, x की वैल्यू बीटा आ गई। अब आपको एक अगली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, ठीक है, जो कि क्या होगी, इसमें क्या है x इक्वल टू, इसमें क्या आएगा x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा। तो रूट्स हैं अल्फा बीटा। आपको चाहिए ऐसी इक्वेशन जिसमें x इक्वल टू माइनस अल्फा हो और x इक्वल टू माइनस बीटा हो। तो भाई लो यहीं से बन गया, x प्लस अल्फा मल्टीप्लाई x प्लस बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को देखना स्टार्ट करूं, ठीक है, तो मुझे यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, चलो इनकी क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखते हैं। तो जगह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, इसको मल्टीप्लाई किया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। व्हाट वी ऑब्जर्व इज कि अगर मैं दोनों इक्वेशंस को क्लोजली ऑब्जर्व करूं, ठीक है, तो मैं यहां पे देख पा रहा हूं कि सिर्फ ये वाला साइन जो है वो चेंज हुआ है, ये वाला साइन जो है वो चेंज हुआ है और कोई डिफरेंस नहीं आया है, ठीक है। तो अब मैं इस इक्वेशन को देखता हूं, x माइनस अल्फा मल्टीप्लाई एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। अभी मैंने अल्फा और बीटा के साइन चेंज किए थे, ठीक है। अब माइनस अल्फा की जगह प्लस बीटा लिखा, यानी कि मैं माइनस अल्फा को यहां लेके गया। अब मैं जस्ट फॉर ऑब्जर्वेशन x को उधर लेके जाता हूं, इक्वेशन तो सेम रहेगी, ठीक है। तो ये बनेगा माइनस एक्स माइनस अल्फा माइनस एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने ऑब्जर्व किया तो यहां पे तो प्लस माइनस का डिफरेंस आ रहा है। अब एक नए नजरिए से ऑब्जर्व कर रहे हैं बिना मल्टीप्लाई किए, क्योंकि इस नजरिए से हमें सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस नजर आया। अब इस नजरिए से जब हमने यहां पे ध्यान दिया, ठीक है, तो इसको अब मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्या मिलेगा। दोनों इक्वेशन सेम है, बस यहां प्लस एक्स है, यहां पर माइनस एक्स है, सो सी द डिफरेंस। अब जरा अपने आप से एक सही क्वेश्चन पूछना, इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, अल्फा एंड बीटा, और इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, माइनस अल्फा माइनस बीटा, यस और नो। अब इस इक्वेशन को लिखो आप तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, और इस इक्वेशन को लिखूं तो देखो क्या आएगा। अभी माइनस को सॉल्व मत करो, जस्ट लिखो वहां पर ऑब्जर्व करने के लिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। और यहां पर एक्स नहीं आएगा, यहां पर माइनस एक्स आएगा, ठीक है। प्रिसाइजली लिखना है आपको। माइनस एक्स को आप चाहे तो पहले ए मान लो, ठीक है, माइनस एक्स को आप चाहे तो वाई मान लो, चलो y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। तो यहां पर मैंने y लिख दिया। अब जो इक्वेशन आ रही है वो कैसे आएगी, वाई स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, प्लस माइनस की गड़बड़ी ना हो बस इसलिए अल्फा बीटा। अब y की जगह मैं क्या लिखूंगा, माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ब्रैकेट माइनस एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। देखो अब जवाब आपके सामने है, ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स माइनस अल्फा माइनस बीटा हैं,
ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा और बीटा है। और अब अगर मैं दोनों को ऑब्जर्व करूं, पिछले वाले प्रोसेस में ऑब्जर्व किया था तो प्लस माइनस का डिफरेंस नजर आया था, बट अब दे ऑल लुक सिमिलर। अब ये वही इक्वेशन है जो पिछली बार निकाली थी, ठीक है। लेकिन अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा कि बस एक्स स्क्वायर की जगह माइनस एक्स स्क्वायर आया है, यानी कि ऑब्जर्व्ड रिजल्ट है ये मेरे पास कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा बीटा हैं और आपको ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स माइनस अल्फा माइनस बीटा हो, तो ये आपने ऑब्जर्व कर लिया कि जस्ट रिप्लेस एक्स बाई माइनस एक्स स्क्वायर, जस्ट रिप्लेस एक्स बाई माइनस एक्स स्क्वायर, योर वर्क इज डन। ठीक है, आपका काम यहां पर हो गया। अब देखो कितनी सिंपल सी डिस्कवरी है ना। अब इसी डिस्कवरी को पकड़ के हम यहां पर लेते हैं बड़ी मजेदार चीज कि यार अगर x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0 है, इसके रूट्स क्या होंगे? अल्फा बीटा। ठीक है, अब मैं ऐसी इक्वेशन को चाहता हूं जिसके अंदर रूट्स क्या हो? 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा, ये वाले रूट्स चाहता हूं। ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए? सिंपली ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करो पहले, तो क्या एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब ये वाली इक्वेशन बनाता हूं तो भाई एक्स माइनस 1 अपॉन अल्फा होगा मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1 अपॉन बीटा होगा इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे? 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, अल्फा बीटा मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी अल्फा बीटा हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, यहाँ पर एक्स है, प्लस 1, डिनोमिनेटर में जो अल्फा बीटा है वो 0 से ले जाके मल्टीप्लाई कर दो। नाउ लेट्स ऑब्जर्व, कंपेयर करते हैं। ठीक है, कंपेयर करने के लिए मैं इस इक्वेशन को यहाँ लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। इट मीन्स इसके लिए जो ट्रिक सिखाई जाती है आपको कि बच्चों एक काम करो, अल्फा बीटा को सॉरी इस वाले में से ये जो अल्फा बीटा है उसको उठा के यहाँ ले आओ, बस आपकी इक्वेशन बन गई। बट इट हैज टू बी ऑब्जर्व। ठीक है, हमने ऑब्जर्व करके ढूंढा कि यहाँ पर हमको क्या नजर आ रहा है। ठीक है, डायरेक्टली ये लाइन याद करने की जरूरत नहीं है, ऑब्जर्व करो, आपको खुद समझ आ जाएगा कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं कि अल्फा बीटा यहां लेकर आ गए, क्योंकि ऐसे ही रिजल्ट हमें ऑब्जर्व हो रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं, तो वही करेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले पार्ट पे। ठीक है, जो कि है कि यार मैं चाहता हूं इसके अंदर भी एक पार्ट और है ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है, कि अगर मेरे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, ठीक है, इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो मुझे क्या करना है? इस ए को इधर ले जाना है, इस सी को इधर ले जाना है। ठीक है, यही करना है। तो मेरे पास कौन से रूट्स आ जाएंगे? मेरे पास वो इक्वेशन आ जाएगी जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा होंगे। तो ये बन जाएगा सी एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन से अगर मुझे ये लाना है तो मैं एक्स की जगह अगर 1 अपॉन एक्स पुट कर दूं तो देखो यही इक्वेशन आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? क्योंकि सी के साथ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ 1 अपॉन एक्स होगा और यहाँ तो 1 ही रहेगा। डिनोमिनेटर ऑब्जर्व करो, ए अपॉन में एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 1 अपॉन एक्स रख दिया, प्लस बी अपॉन में एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी, यहाँ पे देखो एक्स ही आएगा, प्लस सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये लो वही चीज आ गई, इसको तो मल्टीप्लाई कर दिया। सो इट मीन्स यू हैव फाउंड द इक्वेशन, यू हैव फाउंड द प्रोसेस बाय विच यू कैन क्रिएट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा होंगे। ठीक है, तो अब जरा इस पार्ट को पकड़ते हैं। अगर अल्फा बीटा रूट है और आपकी इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और आपको ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स माइनस अल्फा माइनस बीटा हो, सिंपली एक्स की जगह माइनस एक्स रख दो। जैसे एक्स की वैल्यू अल्फा बीटा तो एक्स की जगह माइनस एक्स रख दो, तो ये बन जाएगा ए माइनस एक्स का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके रूट्स होंगे माइनस अल्फा माइनस बीटा। अब यही इक्वेशन है, अल्फा बीटा रूट्स हैं, आपको ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा हो। ठीक है, तो यहाँ रूट्स के साथ क्या कर रहे हो? 1 अपॉन रूट कर रहे हो ना, तो एक्स की जगह 1 अपॉन एक्स कर दो, तो ये बन जाएगा सी प्लस बी एक्स सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक है, तो सिमिलरली अब देखो, अब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी देता हूं मैं। ठीक है, आपको मैं एक अपॉर्चुनिटी देता हूं, सिंपली अगर इन केस कोई डाउट रहा तो आप मुझे जरूर बताना, मैं उसकी एक छोटी सी वीडियो बना के डाल दूंगा। अगर आपके पास रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा और आपको ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स हो रूट अल्फा एंड रूट बीटा, तो आप एक्स की जगह क्या पुट करोगे? ये डिस्कवर करके बताना है आपको। ठीक है, एप्लीकेशन में आप फोटो खींच के जरूर भेजना जो अगर आपने इसको डिस्कवर किया तो। ठीक है, इन केस आप चाहते हो कि मैं इसके बारे में बताऊं तो ये तो 2 मिनट का खेल है, एक शॉर्ट वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो एक्स अगर रूट्स आपके रूट आपके रूट अल्फा रूट बीटा के फॉर्म में हो तो कैसे ट्रांसफॉर्म करोगे, और अगर क्यूब रूट ऑफ अल्फा और क्यूब रूट ऑफ बीटा के फॉर्म में हो तो कैसे ट्रांसफॉर्म करोगे। मोर और लेस वैसे तो क्वेश्चंस आपके
इसी पर आते हैं 1/अल्फा और इस पे रूट अल्फा तक आता है और आपका माइनस अल्फा माइनस बीटा पर आता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है, सो देखो इतनी सी है आपकी क्वाड्रेटिक की कहानी। ठीक है, फिजिक्स से स्टार्ट किया था, नेचर के साथ कनेक्ट किया इसको, और इसके अंदर ऑब्जर्वेशन करके कितने सारी नॉलेज हम लोगों ने ग्रहण किया और मैथमेटिक्स में अपने सोचने के दायरे को बढ़ाया। ये छोटी छोटी चीज़ें आगे जब आप बीटेक या इंजीनियरिंग या बीएससी जब करोगे ना, तो आपको लगेगा यार ये चीज़ें तो टफ होती जा रही हैं। एक्चुअली में वो टफ नहीं है, वो उतनी ही आसान है जितनी आपकी नर्सरी ग्रेड की मैथमेटिक्स आसान होती है। इट जस्ट कि हमने इतने लूप होल्स क्रिएट कर दिए हैं ना फॉर्मूला याद कर करके कि आगे की चीज़ें हमें समझ ही नहीं आती हैं। जब आप पढ़ोगे जॉर्डन कर्व, एक सिंपल क्लोज्ड लूप को जॉर्डन कर्व कहते हैं, लेकिन उस छोटी सी बात को भी हम समझ नहीं पाएंगे क्योंकि हम उसको ऐसे नहीं पढ़ रहे होंगे अ क्लोज्ड लूप इज कॉल्ड जॉर्डन कर्व, हम पढ़ रहे होंगे जॉर्डन कर्व, एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं, और तगड़ी चीज होगी क्योंकि हमारी सोच वैसी बन चुकी होगी फॉर्मूला याद कर करके। हमने शो ऑफ की पढ़ाई करी है, बड़े बड़े फॉर्मूले लिखे हैं हमने, ठीक है, लेकिन वो बड़े बड़े फॉर्मूले हमारे किसी काम के नहीं होते हैं। हमें राइट वे में सोचना चाहिए। अच्छा चलो मैं आपको हाँ एक बड़े फॉर्मूले के ऊपर एक बात बताना चाहता था, ये एक इंटरेस्टिंग सा पार्ट है, इसको एक बार जरूर देखना। ठीक है, मानता हूँ वीडियो लंबी हो गई है, बट चलो ब्रेक ले लेके देख लेना। ठीक है, अब इतनी लास्ट में बोल रहा हूँ ब्रेक ले लेना, लेकिन देखना जरूर इसको। ठीक है, एक सिनेरियो बनाते हैं। ठीक है, एक सिनेरियो बनाते हैं। ये एक स्पॉट है जहां पे प्रोजेक्टाइल फॉर्म में एक मिसाइल लॉन्च की जाती है। आज की तरह की मिसाइल नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको एक इनिशियल वेलोसिटी दे दी, वो एक रेंज तक जाके गिरेगा। ठीक है, यहाँ पर है एक बॉम्ब है, ठीक है, जिसको आपको इस टारगेट पे लेके आना है। ये है टारगेट। ठीक है, बड़े फॉर्मूले दिखाता हूं मैं आपको। और यहां पर ना आपने अपनी सेफ्टी के लिए एक इंटरसेप्टर लगा रखा है। इंटरसेप्टर एक मिसाइल ही होती है, ठीक है, जो कि बॉम्ब जो रास्ते में होगा तो उससे टकरा के उसको रास्ते में फोड़ देगी। ठीक है, अब ये जो बॉम्ब है इसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी? इसकी ट्रेजेक्टरी प्रोजेक्टाइल है, ये रही। ठीक है, अब ये जो इंटरसेप्टर है इसने डिसाइड कर रखा है कि भाई अपने लिए एक सेफ डिस्टेंस और एक सेफ हाइट होनी चाहिए। ये एक मान लो वीवीआईपी प्लेटफॉर्म है जिसको हम, या फिर आर्मी बेस है जिसको हमें बचाना है। ठीक है, तो भाई यहां से उन्होंने कहा कि ये इतना दूरी तक आप रहो और इतनी हाइट तक आप चले जाओ। यहां पर अगर आप इंटरसेप्ट कर जाते हो मिसाइल के साथ जो कि हमारे ऊपर आ रहा है, तो उस मिसाइल के फटने से हमारे ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होगा। तो इंटरसेप्टर ने अपनी ट्रेजेक्टरी को सेट कर लिया ऐसे। ठीक है, ऐसे सेट कर लिया। अब ध्यान से देखना, ठीक है, ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, ठीक है, जिसका एक कॉमन रूट होना चाहिए। ठीक है, जिसकी हाइट क्या है? जिसकी हाइट ऑलरेडी डिफाइंड है, h होनी चाहिए। इस हाइट पर आपको टकराना है। ठीक है, अब यहां पर बात आती है कि वो सिस्टम कैसे बताएगा कितने टाइम में ये टकराएगा। ठीक है, अब देखो ऊपर है आपके पास सैटेलाइट। ठीक है, यहां से बॉम्ब लॉन्च हुआ। ठीक है, यहां से बॉम्ब लॉन्च हुआ एट द वेलोसिटी ऑफ, थोड़ा फिजिक्स करेंगे, ये एंगल थीटा पर है, ये एंगल फाई पर है। ठीक है, डिफरेंट एंगल है। जो इंजीनियरिंग में बड़े बड़े फॉर्मूले देखते हैं ना, कैसे बनते हैं छोटी छोटी चीजों से, और ये आपके लेवल पर है, मैं आपके लेवल से बिल्कुल बाहर नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो भाई इसकी इनिशियल वेलोसिटी इधर क्या होगी? यू कॉस थीटा, इधर क्या होगी? यू साइन थीटा। ठीक है, सैटेलाइट ने ऑब्जर्व किया, अभी टाइम है 0 टाइम। ठीक है, जब ये बॉम्ब लॉन्च हुआ, अब सैटेलाइट ने इसको जब देखा, आपको सिग्नल भेजा, आपको सिग्नल भेजने के बाद वो इसने इसकी स्पीड वगैरह कैलकुलेट करी। कैसे कैलकुलेट करी? कि भाई पहले उसकी हाइट देखी, पहली फोटो ली, ठीक है, और उसकी हाइट को मेजर किया। ठीक है, फिर दूसरी फोटो ली, उसकी हाइट को मेजर किया। इन दोनों फोटोज को लेने में जो टाइम गुजरा था और इस दौरान उसने कितनी हाइट अचीव करी, इससे उसने क्या बता लिया? उसकी वर्टिकल वेलोसिटी। सेम गोज विद हॉरिजॉन्टल पार्ट, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी इस तरह से कैलकुलेट करी उसने। ठीक है, तो फोटोग्राफी के जरिए भी वेलोसिटी बताई जा सकती है। ठीक है, अब बारी आती है कि सैटेलाइट के जरिए वेलोसिटी पता चल गई, ये सारी चीजें, यानी यू की वैल्यू हमें मिल चुकी है, प्लस दोनों वैल्यूज को जब उसने कैलकुलेट किया तो उसने थीटा एंगल को भी मेजर कर लिया। ठीक है, लेकिन जो ये कैलकुलेशन का टाइम है, ये सारी चीजें और आप तक सिग्नल पहुंचाना, इस दौरान आपका के टाइम, के अमाउंट ऑफ टाइम इलैप्स्ड हो गया। ठीक है, तो के टाइम के बाद आपने अपनी मिसाइल को लॉन्च किया। ठीक है, आपने अपनी मिसाइल को लॉन्च किया, तो ये हो गया आप लोगों के लिए एग्जैक्ट रिएक्शन टाइम। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का रिएक्शन टाइम कि भाई उसके लॉन्च से आपने कितनी देरी बाद लॉन्च किया है। तो ये के टाइम, के फिक्स है। ठीक है, इस सिचुएशन के लिए के की वैल्यू जो भी बनेगी वो आपने फिक्स कर ली। ठीक है, तो भाई इस दौरान ये जो मिसाइल है वो यहां पहुंच चुकी है। मिसाइल ने अपनी इतनी जर्नी वो कर ली है, क्या कहते हैं, वो आगे बढ़ चुका है। तो राइट नाउ मिसाइल की अपनी एक हाइट होगी स्मॉल h। ठीक है, इस दौरान इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी? आई डोंट नो। ठीक है, हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये तो पता है कि इसने कितना टाइम इलैप्स किया है। इसने इलैप्स किया है के टाइम। ठीक है, अगर थक गए हो ब्रेक लेके देखना, लेकिन है बड़ी मजेदार चीज। थक तो मैं भी गया हूं, बट है बड़ी मजेदार चीज। ठीक है,
तो पॉज कर लो, ब्रेक ले लो, हम तो कंटिन्यू कर ही रहे हैं, फिर वापस से यहां से शुरू कर लेना। एच टाइम के दौरान इसकी वर्टिकल वेलोसिटी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी यू साइन थीटा है, ठीक है, और के टाइम गुजर चुका है, तो इस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी होगी वी वाई, ठीक है, वी वाई विल बी यू वाई, ठीक है, एक्सीलरेशन क्या है माइनस जी, ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल वाला है, मतलब बस एक धक्का लगा दिया है, कोई इसमें रॉकेट थ्रस्टर नहीं है, ठीक है, माइनस जी टी, ठीक है, टी आपको पता है, के टाइम गुजर चुका है, के टाइम बाद आपको वेलोसिटी बतानी जी के, ठीक है, तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई क्या था, यू साइन थीटा माइनस जी के। लो भाई, इस पॉइंट पर आपकी वेलोसिटी है, ध्यान से देखना, यू साइन थीटा माइनस जी के, इन द सिलेबस चल रहे हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो वो यू कॉस थीटा ही रहेगी, एयर ड्रैग अभी हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलो, इस दौरान आपकी हाइट कितनी है, स्मॉल एच। अब मैं निकालता हूं आपकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन वाई डायरेक्शन में, ठीक है, तो एस यानी कि एस विल बी इक्वल टू एस वाई, यानी कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट विल बी, आपकी जो करंट पोजीशन है वहां से लेते हैं, करंट पोजीशन है, क्योंकि अब इस टाइम, मतलब शांत, मैं भी थक गया हूं ना, इसलिए बहुत सारी चीजें बड़बड़ा दे रहा हूं। जब ये यहां से चला, यहां पहुंच गया, जब ये यहां पर है तब आपने अपनी मिसाइल को लॉन्च किया है, ठीक है, तो अब हम टाइम का पैरामीटर यहां से लेंगे, अब हम जीरो टाइम यहां से काउंट करेंगे, ठीक है, तो इस वक्त आपकी पोजीशन क्या है, स्मॉल एच। आपको ये एच नहीं पता है, तो पहले एच निकालते हैं कि के टाइम के अंदर कितनी हाइट वो अचीव करेगा, ठीक है, तो टाइम के है मेरे पास, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी ये रही मेरे, मतलब जब आप एच हाइट पर हो तो आपकी वेलोसिटी ये रही, तो यू साइन थीटा माइनस जी के फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस टू ए एच, एच मिल गया आपको, ठीक है, तो ये बन गया यू साइन थीटा माइनस जी के का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a एंड दैट इज योर एच। चलो, एच आ गया। अब आपकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बनाई जाएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहां से आप टाइम को लोगे ना, यहां से हम लेते हैं t इज इक्वल टू जीरो। अब जीरो टाइम पर आपकी इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च होगी और ये मिसाइल यहां से अपनी जर्नी कंटिन्यू करेगी, यानी कि अब आएगी आपकी एक्चुअल जर्नी और टाइम, जितने टाइम में वो यहां पहुंचेगी आपकी मिसाइल को उतने टाइम में यहां पर पहुंचना है, ठीक है। चलो, मुद्दा क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगली चीज पे कि आपका एच का फॉर्मूला क्या बनेगा, आपकी पोजीशन का फॉर्मूला क्या बनेगा वाई के साथ। तो भाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया, तो अभी अगर मैं y की इक्वेशन देखूं, आपका y कोऑर्डिनेट की इक्वेशन देखूं, तो वो क्या बनती है, ठीक है, y इज इक्वल टू करंट पोजीशन क्या है h, करंट पोजीशन क्या है h, जो कि ये रहा u साइन थीटा माइनस जी के, ठीक है, ऐसे करते हैं, डिवाइडेड बाई u साइन थीटा का होल स्क्वायर 1/2, ठीक है, a क्या था, अच्छा a एक्सीलरेशन था ना, तो इसको g करो, ठीक है, 2g, ठीक है, 1/2g, ये रहा आपका, क्योंकि इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू एस नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जनरली ये जीरो से स्टार्ट होता है, इसलिए एस नॉट की वैल्यू जीरो होती है, तो ये हो गई h की वैल्यू यानी एस नॉट की वैल्यू, प्लस अब वहां पर इस वक्त आपकी वेलोसिटी क्या है, u साइन थीटा माइनस जी के, ठीक है, मल्टीप्लाई टाइम t, ये टाइम अब जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, एक्सीलरेशन क्या है माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया आपका y कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब इसका y कोऑर्डिनेट लेते हैं, आपने v वेलोसिटी से लॉन्च किया, v cos फाई और ऊपर क्या है v sin फाई, तो अब आपका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका इंटरसेप्टर मिसाइल का, ठीक है, तो इसको मैं ब्लैक कलर से लिखता हूं, ठीक है, तो वो होगा, ब्लैक कलर से लिख रहा हूं, तो ये होगा इनिशियल पोजीशन जीरो है, तो v sin फाई मल्टीप्लाई t माइनस, ठीक है, माइनस जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब देखो, जो चीज आपने इन चैप्टर्स में पढ़ी है उन चैप्टर्स का ज्ञान अब हम लेते हैं, ठीक है। आपको इस मिसाइल को सेम हाइट पर, आपको इस मिसाइल को सेम हाइट पर ब्लास्ट करवाना है, यस और नो, आपको इन मिसाइल्स को सेम हाइट पर ब्लास्ट करवाना है, ठीक है, सेम हाइट पर होने चाहिए, एक ही टाइम पर इनकी हाइट क्या होनी चाहिए, सेम। तो यहां पर y की वैल्यू लिखो h, जो कि हमारी ऑलरेडी डिसाइडेड है कि इसी पॉइंट पे हमें उसको फोड़ना है, ठीक है, और यहां पर y की वैल्यू लिखो h, ठीक है। अब क्योंकि एक ही टाइम पर आप इस इक्वेशन को देखो, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप इस इक्वेशन को देखो, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्योंकि एक ही टाइम पर दोनों की वैल्यू h के बराबर होगी, इट मींस दीज टू इक्वेशंस हैव कॉमन रूट, वन कॉमन रूट, क्योंकि और किसी टाइम पर तो ये मैच कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है, यानी इन दोनों इक्वेशंस में क्या है, वन कॉमन रूट है। इसको मैं यूजुअल प्रोसेस से सॉल्व करने जाऊंगा तो सदियां गुजर जाएंगी, अब जो मैंने सीखा है मैं उस प्रोसेस का इस्तेमाल कर लेता हूं, दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कॉमन रूट इन रियल लाइफ, और जो कि लाइफ बचा रहा है। अब देखो,
इन दोनों इक्वेशंस के क्या होने चाहिए, कॉमन रूट होने चाहिए। अभी के लिए फिलहाल अगर मैं इस पूरे पार्ट को देखूं, जी कांस्टेंट, के कांस्टेंट, साइन थीटा कांस्टेंट, ये सब चीजें क्या हैं, कांस्टेंट हैं, ठीक है। तो इसको मैं लिखता हूं ए, कैपिटल ए लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा इक्वेशन को अगर हम देखें तो ये बनेगा, इस जी टी स्क्वायर बाई टू को यहां लेकर आता हूं, ठीक है, जी टी स्क्वायर बाई टू माइनस, ठीक है, सॉरी ये इधर आ जाएगा, तो ये प्लस में लिखता हूं, जी के को मैं प्लस कर देता हूं, जी के माइनस यू साइन थीटा टी, ठीक है, प्लस एच, और ये क्या है, माइनस ए इक्वल टू जीरो। इसको यहां लेके आया, ये ए था, इक्वल टू जीरो। अब ये लिखते हैं जी टी स्क्वायर बाई टू माइनस वी साइन फाइव टी प्लस एच इक्वल टू जीरो। कॉमन रूट कैसे निकालेंगे, टी स्क्वायर के जो कॉफिशियंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, आपके सेम होने चाहिए, ठीक है। लो भाई यहाँ तो ऑलरेडी सेम है, तो इन दोनों को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये और ये कट गए। अब जो मुझे टी की वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, वो कॉमन रूट होगा, यानी कि ये वही टाइम होगा जिसपे ये दोनों मिसाइल्स सेम हाइट पर होंगी, ठीक है। तो जस्ट इनको सॉल्व करते हैं, और बड़ी लंबी चौड़ी और कॉम्प्लेक्स इक्वेशन देखो मेरी यहां पर ऐसे चुटकियों में सॉल्व हो गई। इसको रब कर देता हूं, ठीक है, और वो क्या आई मेरे पास, ठीक है, वो आई मेरे पास, देखो यहां से देखो, पहले तो साफ साफ लिखेंगे, जी के माइनस यू साइन थीटा, ये प्लस हो गया है, प्लस वी साइन फाइव, ठीक है, वी साइन फाइव कॉमन आ जाएगा टी, एच से एच भी कट गया, ठीक है, और ये माइनस ए है यहां पर, तो माइनस ए इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो टी की वैल्यू क्या आएगी, ए उधर चला जाएगा। ओ शिट, मैंने अपना ए मिटा दिया, ए ये रहा, ए ये रहा, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा टी इज इक्वल टू, ए लिख लेता हूं मैं पहले, टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी के होल अपॉन में यू साइन थीटा का होल स्क्वायर 1/2 जी था ये, 2g था ये, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई, जो ये कॉमन लिया है नीचे ले आओ, ठीक है, ये बन जाएगा जी के प्लस वी साइन फाइव माइनस यू साइन थीटा, ठीक है। और देखो आ गया। अब हम इंजीनियरिंग कर रहे होंगे, ये परिस्थितियां आ रही होंगी, ठीक है, रियल लाइफ में, और हमारी तो फॉर्मूले से पढ़ने की आदत है। ये ऑब्जर्वेशन क्यों करनी है, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताना, कोई भी चीज आपके सिलेबस से बाहर थी, नहीं थी, हमने ऑब्जर्व करने की आदत नहीं डाली है, इसलिए वो टाइम हम ढूंढ नहीं पाए, और फिर इन दी एंड हम इस फॉर्मूले को याद करेंगे, ठीक है। फिर हम कहेंगे तगड़ा ही फॉर्मूला है, ठीक है, साइंस बीटेक बहुत टफ है, और जब इस फॉर्मूले को याद करेंगे तो आगे चल के हम क्या कहेंगे, यार बीटेक टफ है, याद ही कर लेते बस किसी तरह नंबर आ जाए, ऑब्जर्वेशन नहीं। इस टाइम पर इन वेलोसिटीज के साथ ये दोनों सेम हाइट पर होंगे, अभी ऑब्जर्वेशन खत्म नहीं हुई है, ये दोनों सेम हाइट पर होंगे, बट एक्स में भी तो इन्हें सेम होना पड़ेगा। तो भाई इतने ही टाइम में इसको ये डिस्टेंस ट्रेवल करना है और इसको ये डिस्टेंस ट्रेवल करना है। लेट से ये डी है, और भाई आपने इंटरसेप्टर बनाया है, सैटेलाइट आपके पास है, तो आपको ये डिस्टेंस तो पता ही है, लेट से ये कैपिटल डी है, ठीक है, और ये डिस्टेंस आप निकाल ही सकते हो, यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई के टाइम लगा था, तो ये डिस्टेंस आ गया, यानी कि ये क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा डी माइनस यू कॉस थीटा के, ठीक है, और d माइनस यू कॉस थीटा के प्लस डी, तो ये कितना ट्रेवल करेगा, ये ट्रेवल करेगा d प्लस डी माइनस यू कॉस थीटा के, ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इतने टाइम में, और ये कितना ट्रेवल करेगा, ये d डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इतने टाइम में। तो दोनों में से टाइम फैक्टर को रिमूव करके आप इसकी v वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हो। और जैसे ही v मिल गई, आपने ये एक इंटरसेप्टर मिसाइल है जिसके अंदर एक कंप्यूटर लगा हुआ है, उसको इन्हीं फॉर्मूलाज के साथ प्रोग्राम कर देना है। सी का इस्तेमाल करो, पाइथन इस्तेमाल करो, जावा इस्तेमाल करो, अब आप आराम से चेयर पे बैठोगे, ठीक है। सिस्टम ऑटोमेटेड है। प्रोग्रामिंग में हम लोग कोडिंग करना सीखते हैं लेकिन सोचना नहीं सीखते हैं, इसलिए ऐसी एप्लीकेशन नहीं बना सकते जिससे दुनिया बदल सके। लेकिन एक कंप्यूटर इंजीनियर आएगा जो मैथमेटिक्स के जरिए दुनिया को ऑब्जर्व करेगा, उसी को कोड करेगा और फिर उस सॉफ्टवेयर को बेच के बिलियनियर वाली लाइफ जिएगा। दैट्स रियलिटी। बट दूसरी तरफ जो लोगों ने ऑब्जर्व नहीं करते हैं वो भी कोडिंग करना सीखेंगे, लेकिन जब जब उन्हें काम मिलेगा तब तक कोड कर करके देंगे, सैलरी पे अपनी लाइफ जिएंगे। दैट्स रियलिटी। देख रहे हो आप, ऐसे फॉर्मूलाज आप बीटेक में एनकाउंटर करते हो और उन्हें देख के सोचते हो कि यार ये तो बहुत टफ है। टफ नहीं है, इट्स जस्ट कि हमारी जर्नी गलत डायरेक्शन में जा रही थी, बचपन से जा रही थी। अभी भी वक्त है, सही कर लेते हैं। 21 दिन में तो हमें आदत लगी जाती है, तो 21 दिन में अपने आप को सही डायरेक्शन में लेकर आओ और चीज़ें जो डिफिकल्ट है उनको आसान बनाओ। और ये देखो, इसको मैंने ढूंढा किससे, कॉमन रूट का ज्ञान जो मैंने लिया था उससे ढूंढा। ठीक है, सो थक गया यार आज की वीडियो में। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर नॉलेज मिलती है, आपको अच्छा लगता है और हम आपको सही रास्ता प्रोवाइड कर रहे हैं तो प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि इंडिया के अंदर हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ताकि हमारा नेशन ग्रो करे, राइट वे ऑफ एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड हो। ठीक है, सो इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। मिलता है आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।